हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आई हूँ लेके आपके लिए फिर जो अपना इस चैनल के ऊपर चल रहा है भूगोल की सीरीज़। तो अब नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ मैं आपके लिए, भारत का अफवाह तंत्र और झीलें। इससे पहले हमने पहला टॉपिक पढ़ा था भारत की भू आकृतिक विभाजन तथा भारत की भू आकृतिक भौतिक स्वरूप, भू आकृतिक स्वरूप है। तो उसमें मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर नहीं भी हुई हैं तो वीडियोज़ जो हैं यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं, आप देख लेना। और नहीं कुछ समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, डाउट क्लियर कर दूंगी मैं। है तो हम एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था भारत की भू आकृति तथा भौतिक स्वरूप, उसका थोड़ा सा मेजर मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ ताकि चीज़ें वापस रिकॉल हो जाएंगी माइंड के अंदर। तो उसके अंदर पहला हमने देखा था भारत की भू आकृति का मतलब, एक तो होती है भारत की ऊपर की बेसिक्स जो आकृति जी ने हम आंखों से देख सकते हैं वो, और एक है भारत की भूगर्भिक यानी भूमि के अंदर की जो आकृति है वो है। तो भूमि के अंदर की जो आकृतियां हैं उसको हमने दो भागों में बांट के पढ़ा था, एक तो टेक्टोनिक प्लेट के हिसाब से और दूसरा पढ़ा था महाद्वीपीय विस्थापन के हिसाब से। जो हमारे दो भूगोलवेता हैं हैरी हेस और कोबर, उन्होंने हमें इस सिद्धांत के बारे में बताया, जो हमने इसको दो भागों में डिवाइड करके पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था भारत की ऊपर की सतही जो आकृतियां हैं, भू आकृतियां हैं, उनके बारे में पढ़ा था। तो सतही भू आकृतियों को हमने 5 भागों में बांटा था। 5 भागों में मतलब, चलो मैं पहले आपको थोड़ा इस टॉपिक को बाद में देखती हूँ, पहले मैं उसको आपको थोड़ा सा यहाँ से लिखवा के करा देती हूँ। हाँ, 1 मिनट। 5 भागों में बांटा है हमने। उसके अंदर था, पहला था हिमालय, दूसरा था मैदानी भाग, थोड़ा सा ऊपर ऊपर का बेसिक्स रिवीजन करा देती हूँ, फिर मरुस्थल, फिर प्रायद्वीपीय भारत, नेक्स्ट तटीय मैदान, तथा द्वीपीय द्वीप। हाँ, इन 6 भागों में 1 2 3 4 5 6 भागों में हमने बांटा था। हैं तो इसके पहला हिमालय को 2 भागों में बांटा हुआ है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर है। तो क्षैतिज के हिसाब से 4 पार्टों में बांटा हुआ है और ऊर्ध्वाधर के हिसाब से भी हिमालय को 4 भागों में बांटा है। फिर हमने उनके अंदर का जो डिस्क्रिप्शन था वो पढ़ा था। तो अगर आपको, जैसे मैं आपको बताती हूँ, पहले भी आपको लेक्चर में बताया है कि स्मार्ट स्टडी करनी है तो पहले टॉपिक का नाम अच्छे से समझ लो शब्दों को, उसके बाद में आप मेजर और सब मेजर पॉइंट और सब मेजर जो पॉइंट होते हैं उनको पढ़ लो, फिर उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो फिर हमने पढ़ा था हिमालय के बाद में हिमालय को 2 भागों में बांटा, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, और फिर उन ऊर्ध्वाधर तरीके से 4 भागों में बांटा गया है और क्षैतिज तरीके से भी 4 भागों में बांटा गया है। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने उसके जो डिस्क्रिप्शन था वो पढ़ा, कौन सी चोटियां हैं वहाँ पे, कौन से दर्रे हैं, कौन से हिमनद हैं और कौन से पठार हैं, वो सारी चीज़ें हमने उसके अंदर इंक्लूड करके, उनकी ऊंचाई कितनी है, सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी। विद मैप पढ़ी थी, मैप के साथ पढ़ी थी, और हमने आपको कॉमन लैंग्वेज में भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद में हमने पढ़ा था मैदानी भाग। मैदानी भागों को 2 हिस्सों में 2 तरीके से बांटा गया। 2 तरीके का मतलब क्या है, एक तो हमने पढ़ा था जैसे क्या कहते हैं ऊर्ध्वाधर तरीके का मतलब ये हुआ कि भांबर मैदान, भांगर मैदान, तराई का मैदान और बांगर मैदान, इस 4 ये हिस्से हमने पढ़े थे। उसके बाद में उनके अंदर कितनी उनकी चौड़ाई लंबाई है और क्या क्या अवसाद उसमें पाए जाते हैं, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। और उसके बाद में दूसरा तरीका कौन सा है मैदानों को भागने का, मैदानों को बांटने का, तो सिंधु नदी का मैदान, गंगा नदी का मैदान और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, इस 3 तरीके से हमने बांटा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था मरुस्थल प्रदेश के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि क्या कहते हैं, शिवालिक जो पहाड़ी है वो मरुस्थल प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। हाँ, जिसके पश्चिम की साइड से ज़्यादा मरुस्थल है और पूर्व की साइड कम मरुस्थल है, उपजाऊ मैदान है पूर्व की साइड में। तो जो मरुस्थली प्रदेश पश्चिम की साइड है वो उसको इधर पूर्व की साइड विस्थापन होने से रोकती है अरावली पर्वत श्रृंखला। और उसके अंदर जो नदियां हैं जैसे लूनी नदी, माही नदी, चंबल नदी है, ये हमने उसके अंदर पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था प्रायद्वीपीय भारत में क्या क्या आता है, उच्च भूमि के अंदर क्या आता है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और नागपुर का पठार और शिलोंग का पठार। उसके बाद में प्रायद्वीपीय भारत के नीचे की सारे पाते हैं दक्कन का पठार के अंदर क्या आता है, महाराष्ट्र का पठार, आंध्र का पठार और कर्नाटक का पठार, ये 3 आते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था क्या कहते हैं, तटीय मैदान है। तो पर पश्चिम की ओर सह्याद्री जो है तटीय क्या कहते हैं
घाट घाट, हाँ सह्याद्री घाट, और उस पूर्व की तरफ पूर्वी जो घाट है, तो उसको कितने भागों में बांटा गया है, और पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया है, उसका जो डिस्क्रिप्शन था वो पढ़ा था हमने। उसके बाद में है तटीय मैदान। तटीय मैदान क्या होता है? तटीय मैदान जो सागर होता है वो, और जो घाट होता है वो, उसके बीच की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं तटीय मैदान है। तो वो पढ़ा था, उसको कितने भागों में बांटा गया है और क्या कौन कौन से उसके पार्ट हैं और कौन कौन से डिस्क्रिप्शन है वो। उसके बाद में हम गए थे द्वीप के ऊपर। द्वीप में, द्वीप कितने प्रकार के हैं? द्वीप दो प्रकार के हैं, एक तो अरब सागर की द्वीप, एक क्या कहते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप। इनके अंदर कितने द्वीप हैं, और उसके अलावा भी तटीय मैदानों में कितने तटीय भाग जो हैं अरब सागर और क्या कहते हैं बंगाल की खाड़ी में तो है ही हैं द्वीप। उसके अलावा भारत का जो नीचे का तटीय भाग है वहाँ पे भी जो द्वीप हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, कितने द्वीप हैं और कौन कौन से हैं, जो कि मैंने आपको, जैसे आपको पता है कि मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ कि पहले समझाओ कॉमन तरीके से, फिर उसको मैपिंग कराओ, फिर उसको कंटेंट जो है वो पूरा अच्छे से, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, पूरा कंटेंट अच्छे से आपको बताती हूँ कि आपका जो पेपर आए ना उसके अंदर जो मैंने पढ़ाया है उसका बकायदा हर क्वेश्चन होना चाहिए। आज मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो रिकॉर्डिंग चल रही है, यूट्यूब पे भी ये लेक्चर पड़े हैं और जितने भी लेक्चर मैं बनाऊंगी वो सारे डालूंगी। और जिस दिन पेपर आएगा आरएस का, प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, मैं बकायदा आपको वो क्लिप वहां से निकाल के कि ये क्वेश्चन देखिए मैंने आपको यहाँ पढ़ा था, ये यहाँ से पढ़ा है। तो अगर आप पढ़ के नहीं गए हो, इसके अंदर मेरी गलती नहीं है, आप लोगों की गलती है। मेरा काम था आपको पढ़ाना, आपको कंटेंट देना, आपको समझाना, वो काम मैंने अपना पूरा किया। मैंने आपको पढ़ाया, आपको कंटेंट दिया, आपको समझाया, और अगर नहीं भी समझ में आया तो मैंने आपको यहाँ तक बोला है कि आप मैसेज डालिए, मैं आपको रिप्लाई मैसेज में दूंगी, नहीं तो यहाँ वीडियो बना के दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगी। चाहे तो शॉर्ट वीडियोस करो या लॉन्ग वीडियोस करो, मैं अपलोड कर दूंगी, आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। लेकिन जो मैंने पढ़ाया है उसके बाद अगर आप क्वेश्चंस नहीं करके आओगे तो उसके अंदर मेरी कोई गलती नहीं होगी, उसके अंदर होगी स्टूडेंट्स आपकी गलती है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना ये रिकॉर्डेड वीडियो है और ये यूट्यूब पर है, तो मैं कट करके फिर डालूंगी कि देखो बच्चा ये यहाँ मैंने ऐसे समझाया था और इतनी तारीख का ये वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, देख लो। अगर आप क्वेश्चन नहीं करके आ रहे तो इसमें आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, आपका दिमाग जाएगा ना, तो ये वीडियो जाने वाला है ना, मैं जाने वाली हूँ, और ना आपके जो जितने भी आप लिख लिख के नोट्स बना लो वो नोट्स भी नहीं जाएंगे। एग्जाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड जाएगा, इसलिए आपके दिमाग में हर चीज को घुसना जरूरी है। मैं जो यहाँ पढ़ा रही हूँ और जो कुछ भी मैं आपको करा रही हूँ वो आपके दिमाग में आनी जरूरी है, यहाँ समझ में आना जरूरी है वो। बाकी और चीज़ें कोई मैटर नहीं करती, ठीक है। आप अगर आप नोट्स नहीं भी बनाते हो ना, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो काफ़ी माइंड ब्लोइंग होते हैं, तो अगर आप नोट्स नहीं भी बनाते हो, आप लेक्चर लेते हो, सुनते हो, उसी से आपके दिमाग में अगर बैठ जाती है वो चीज़ और आप एग्जाम में करके आ जाते हो, तो कोई मैटर नहीं रखता कि आपने नोट्स बनाए हैं नहीं बनाए हैं, आपने कंटेंट कितना कलेक्ट कर लिया, वो चीज़ मैटर नहीं रखती। आपके माइंड में हर चीज़ जानी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में याद रखो स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड जाएगा और ये उस वक्त 3 घंटे में कैसा काम करेगा ना, ये चीज़ मैटर रखता है। आपने कितनी, चाहे 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल से तैयारी की हो, उस 3 घंटे में आपका दिमाग जिस तरीके से काम कर जाएगा ना, बस वही मैटर रखेगा कि उसके 3 घंटे में आपका माइंड कितना शांत था, कितना एक्टिव मोड पर था, और जो चीज़ें आपने पढ़ी थी वो सारी वापस रिकॉल हो रही थी। हाँ ये चीज़ मैंने यहाँ पढ़ी थी, यहाँ पढ़ी थी, उस लेक्चर में हमने यहाँ पढ़ा था। वो जो 3 घंटे होते हैं बस वही मैटर रखते हैं। उसमें जो आपने तीर मार दिया वो मार दिया, चाहे कोई कितनी सालों से भी ना पढ़ा और उस वक्त उसका माइंड एक्टिव मोड पे था और उसने जो जो देखा था वो सारा आ गया, उसने कभी सुनी थी बहुत पहले 6th-7th में जो चीज़ें सुनी थी वो भी अगर उसे रिकॉल हो गई ना उस वक्त, तो बस उसका माइंड, उसका काम बन गया फिर। और चाहे कोई बंदा कितना भी 7-8 साल से पढ़ रहा हो, 10 साल से, 2 साल से, 4 साल 5 साल से, अगर उस वक्त उसका 3 घंटे में उसका दिमाग काम नहीं किया तो फिर सब पे पानी फिर जाएगा। इसलिए कहने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में डालिए, जो कुछ भी मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ आप उसको अपने दिमाग में डालिए, चाहे नोट्स बनाइए नहीं बनाइए वो आपकी मर्जी है, वो आप पे डिपेंड है कि आपकी पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या है। लेकिन आपके दिमाग में चीज़ घुसनी बहुत ज़रूरी है। चाहे तो आप एक लेक्चर को बार बार सुन करके उसको दिमाग में डालिए, चाहे नोट्स बना के डालिए, चाहे किसी तरीके से भी डालिए, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ डलनी जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग जाएगा और कुछ भी नहीं जाने वाला है। प्रेजेंस ऑफ माइंड होगी ना आपकी, वो वहाँ मैटर रखेगी 3 घंटे में कि आपका माइंड ऑफ प्रेजेंस कैसा है। चलो ठीक है, अब टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने आपको ये जो पहले वाला हमने टॉपिक पढ़ा था ये समझा दिया। अब नेक्स्ट इसके बाद जो आरएस का, मेंस का और प्रीलिम्स का सिलेबस को ज्वाइन करने के बाद में 7-8 टॉपिक ही बनते हैं अपने, तो ज़्यादा हैवी है नहीं है। तो इसके क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगी, सिलेबस पूरा हो जाएगा ना उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी सारे इकट्ठे करके। मतलब जो प्रीलिम्स ईयर के प्रीवियस ईयर के जो प्रीलिम्स के और मेंस के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं,
चाहे वो मेंस के हो चाहे वो प्रीलिम्स के हो, वो भी कराऊंगी। और उसके अलावा मैं अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस कराऊंगी। एक बार ये 7-8 टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में मैं यहाँ कराऊंगी, ताकि आपको अगर उन क्वेश्चंस में से कुछ नहीं आता है ना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होंगे प्रीलिम्स के मेंस के, आप वो लेक्चर देख के और वहां से निकाल सकते हो कि हाँ ये जो क्वेश्चन मैडम ने कराया है ये इस लेक्चर के अंदर इस टॉपिक के अंदर यहाँ से किया है, तो आपको आंसर मिल जाएगा वहां से और कोई समस्या नहीं होगी। इजिली आप गो थ्रू कर लोगे उन चीज़ों को वापस है, तो आसान से कर लोगे। तो क्वेश्चंस लास्ट में कराएंगे, उसके बाद में आगे का फिर आगे देखेंगे क्या करना है। हाँ, तो ये मैंने आपको रिवीजन करा दिया। अब हाँ, आज ये सेकंड टॉपिक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र से आप क्या समझते हो हैं? अफवाह तंत्र का मतलब होता है कि भारत का अफवाह तंत्र, सिर्फ हम इसके अंदर भारत का अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। हाँ, विश्व का हम विश्व के भूगोल में पढ़ेंगे, बाकी जो अफवाह तंत्र वो हम उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ भारत का अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। भारत का अफवाह तंत्र का मतलब ये होता है कि भारत की जो नदियां हैं, रिवर सिस्टम भी बोल सकते हो आप उसे, वो कहाँ से निकलती हैं और अफवाह तंत्र कितने प्रकार का है, भारत का अफवाह तंत्र कितने प्रकार का है, और वो जो अफवाह तंत्र है वो कहाँ से निकलता है। पहले हम पढ़ेंगे अफवाह तंत्र होता क्या है। अफवाह तंत्र है मतलब कि हमारे जो देश की नदियां वो कहाँ से निकलती हैं, कितने किलोमीटर का कवर, कितना उनका बेसिन है, बेसिन का मतलब कितना वो क्षेत्र कवर करती हैं, और कौन कौन से उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब कि उनकी शाखाएं कौन कौन सी हैं। और 4,000 से नदियां हैं जो भारत के अंदर से निकलती हैं। उनमें से 23 नदियां ऐसी हैं जो बड़ी नदियां, बाकी सारी उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं और छोटी हैं। लेकिन हम जितना हमारे सिलेबस में है, जो हमें चाहिए, मतलब हमारी जो जर्नी है ये सिविल एस्पिरेंट की, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें जितना चाहिए हम उसमें उतना पढ़ेंगे हैं। तो ये 23 मेजर नदियां हैं। और अफवाह तंत्र मतलब जितनी भी नदियां हैं भारत के अंदर वो कहाँ से शुरू होती हैं और उनका कितना बेसिन है, वो कौन कौन सा जगह कवर करती हैं और कहाँ जाके उनका मुहाना होता है, उसको सारा जो होता है उसको हम बोलते हैं अफवाह तंत्र। उसका जो जाल संजाल होता है नदियों का, मतलब कितनी कितनी नदियां उसमें आके मिली और कितनी कितनी उनकी शाखाएं फैली, उन सबको मिला के हम बोलते हैं अफवाह तंत्र। हम तो और उसके बाद में पढ़ेंगे झीलें। झीलों में हम क्या पढ़ेंगे, कौन सी झील कौन सी नदी के नजदीक है और कहाँ से कैसे बनी वो, और कौन से स्टेट में स्थित है, कितना उसका क्षेत्रफल है, उसका पानी मीठा है या उसका पानी खारा है, क्योंकि खारे पानी की भी झीलें होती हैं और मीठे पानी की भी झीलें होती हैं। तो वो हम झीलों के अंदर पढ़ेंगे हैं, स्टेट वाइज कौन से स्टेट के अंदर कौन सी झील है, क्योंकि ये चीज़ भी आती है कि कौन से स्टेट के अंदर कौन सी झीलें हैं। क्योंकि वैसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि सिविल सर्विस के अंदर, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, पेपर के अंदर कहाँ से कुछ आ जाएगा वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम सिर्फ इतना हम अपना काम टाइम पे कर सकते हैं। अपना काम क्या है, सिलेबस जो दे रखा है, जो हमें सिलेबस बना के दिया उसको हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसमें से हमारा कुछ छूटना नहीं चाहिए, बस इतना ही काम हम कर सकते हैं। हम फैकल्टीज जो वो आपको उतना ही पढ़ा सकते हैं, और आप जो स्टूडेंट्स हो वो सिर्फ आप उतना ही पढ़ सकते हो, कर सकते हो कि आपका जो सिलेबस है उसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए। बाकी पेपर बनाना और आगे पेपर चेक करना वो सारा हमारा काम नहीं है, वो सारा जो आरपीएससी वाले हैं यूपीएससी वाले हैं उनका काम है, वो हमारा नहीं है। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि ये चीज़ आ जाएगी, ये छोड़ देते हैं, ये आएगी, ये नहीं आएगी, नहीं कर सकते ऐसा। क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम में जो पेपर का चल रहा है ना, जो कैसा पेपर बन रहा है उसको देख के कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इस तरीके का पेपर होगा। क्योंकि पिछली बार जो पेपर आए उनसे भी हर साल पेपर का पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कैसा पेपर आएगा। लेकिन हम अपना जो 100% है, मतलब हमारे पास जो सिलेबस है उसको हम घोट सकते हैं, उसको हम अच्छे से याद कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, हम इतना ही कर सकते हैं। तो आप अपने काम में कमी मत छोड़िए, बाकी का सारा काम पेपर बनाने वालों का है, पेपर चेक करने वालों का है, लेकिन आपको अपने काम में कमी मत छोड़िए। आपको कभी रिग्रेशन ये नहीं होना चाहिए कि मुझसे ये कमी रहेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैंने अपना 100% दे रखा है, मेरा पेपर अच्छा जाएगा। तो ठीक है, आप उधर अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। थोड़ा थोड़ा बीच में आपको मोटिवेट करना जरूरी है ताकि आप बोर नहीं हो, और मोटिवेट होते रहो। क्या है कि ये जर्नी काफ़ी बड़ी है, मतलब साल 2 साल की 3 साल की हो जाती है, काफ़ी बार ज़्यादा लंबी भी हो जाती है। तो इंसान को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर वो थक जाता है। तो थोड़ा सा मोटिवेट करना आपको ज़रूरी है। मुझे आपको कोई सभी को सभी फील्ड में है, ये किसी भी फील्ड में जाए ना इंसान, एक काम करके बोर हो जाता है। वो आप सर्विस भी करोगे ना 2-4 साल 5 साल में बोर हो जाओगे, तो थोड़ा मोटिवेट होना जरूरी है। हाँ, तो हम अपोहा तंत्र पढ़ रहे थे हम। तो अपोहा तंत्र कितने भागों का, अपोहा तंत्र 2 हिसाब से बटा हुआ है। एक तो हिमालय अपोहा तंत्र, 2 तरीके से बटा हुआ है, एक तो हिमालय का अपोहा तंत्र और एक प्रायद्वीपीय भारत का अपोहा तंत्र, इस तरीके से बटा। दूसरा तरीका कौन सा है, एक अरब सागर का अपोहा तंत्र और एक बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र। इस तरीके से 2 हिसाब से बटा हुआ है अपोहा तंत्र। इधर लिखते हैं हिमालय अपोहा तंत्र। जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनको हम बोलते हैं
हिमालय अपोह तंत्र। तो हिमालय से निकलने वाली कौन सी नदियां हैं? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। और दूसरा ये है पहला तरीका, और दूसरा तरीका है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अरब सागर का अपवाह तंत्र। तंत्र। तो इसके अंदर हिमालय अपवाह तंत्र के अंदर हम ये करते हैं कि हिमालय से जो नदियां निकलने वाली नदियां होती हैं ना, उनको बोलते हैं हम हिमालय अपवाह तंत्र हैं। हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां फिलहाल प्रेजेंट टाइम में कौन सी नदियां हैं? हैं तो मैं आपको यहाँ बेसिक बेसिक समझा देती हूँ, बाकी पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो फिर आगे हम देखते हैं। हाँ, तो हिमालय से निकलने वाली फिलहाल प्रेजेंट टाइम में 3 नदियां हैं। 3 नदियां कौन सी हैं? सिंधु नदी, मेजर मेजर जो नदियां, बड़ी बड़ी जो नदियां हैं, सिंधु नदी है, गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। पहले शुरू में ये नदियां आई थी इंडो सांगपो नाम से थी, ये एक ही नदी है थी, जो बाद में जाके है 3 नदियों में उसके जो स्ट्रक्चर बना जो हिमालय का, उसके हिसाब से चेंज हो गई, 3 नदियां बन गई फिर है। उसके बाद में है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीप अपवाह तंत्र के अंदर क्या है? जो प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियां बहती हैं ना, जैसे कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ये जो है ये प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र है। उसके बाद में है बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का मतलब ये है कि जिन नदियों का मुहाना बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है, उनको हम बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र बोलते हैं। जो जिनका अरब सागर में गिरता है, उनको हम अरब सागर का मुहाना, जिन नदियों का मुहाना अरब सागर में है, उनको हम अरब सागर की अपवाह तंत्र की नदियां बोलते हैं। अब इनको कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है? जैसे कि हिमालयन जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं, दोनों नदियों में से कुछ नदियां ऐसी हैं जिनका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है, और दोनों ही जो तंत्र अपवाह तंत्र है हिमालयन और प्रायद्वीपीय, उनमें से कुछ नदियां ऐसी हैं जिनका मुहाना अरब सागर के अंदर है। मतलब दोनों का मिक्स करके भी अरब सागर में मुहाना है और दोनों का मिक्स करके भी बंगाल की खाड़ी में मुहाना है। इस तरीके से इनको बांटा गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट। तो मेजर जो नदियां मैंने आपको बताया कि 4000 से 4000 सबसे 1 मिनट, कुल है जो, कुल मतलब बड़ी छोटी सारी आ गई, भारत में है। और इनमें से 23 जो नदियां हैं वो बड़ी हैं। मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि मैं ये जो पीडीएफ है वो मैं बाद में लास्ट में आपको पीपीटी जो वो मैं आपको लास्ट में पूरा कंटेंट दूंगी। मतलब क्योंकि अपन क्या कहते हैं सिविल सर्विस के एस्पिरेंट है, तो हम छोड़ नहीं सकते कि बेसिक बेसिक पढ़ लिया, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बनता है तो हमको इस तरीके से पढ़ना है कि हमारे जो 7-8 जो टॉपिक्स हैं वो सारे बेसिक से लेके और स्ट्रीम लेवल तक कंप्लीट होने चाहिए, कि वहां से कहीं से भी क्वेश्चन हमसे कुछ छूटना नहीं चाहिए। इस तरीके से हमें पढ़ना है। तो मैं आपको बेसिक्स मेजर जो चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ। जो हाँ 23 नदियाँ जो हैं वो बड़ी नदियाँ हैं, और बाकी जो नदियाँ हैं वो इनकी ट्रिब्यूटरी, मतलब उनकी ही छोटी नदियाँ हैं जो उनसे जुड़ी हुई, वो जो आके उनके अंदर मिल जाती हैं। जो मेजर नदियाँ हैं वो मैं पढ़ाऊंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा आगे कि उनकी छोटी छोटी जो नदियाँ हैं वो निकल के कहाँ कहाँ से आती हैं। ये देखिए, ये मैप है इधर इंडिया का। तो इसके अंदर ये देखिए, इधर इधर से इंडस नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है, फिर सिंधु नदी की जो क्या कहते, ये हिमालय का वो है अपवाह तंत्र। ये हिमालय का अपवाह तंत्र है। 3 जो मैंने अभी आपको बताया, ये मैं आपको मैपिंग के थ्रू बता रही हूँ कि यहाँ से इतना इतना जो है, ये देखो यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और गंगा यहाँ से निकलती है। उसके बाद में नीचे आ जाता है प्रायद्वीपीय भारत का। प्रायद्वीपीय भारत के अंदर बोलो तो इधर नर्मदा है, इधर ताप्ती है, इधर महानदी है, और इधर
गोदावरी है, ये देखिए कृष्णा है, ये पेन्नार, पेल्लार, कावेरी। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो अधिकतर ये जो सह्याद्री पर्वत है ना, यानी पश्चिमी जो घाट है, ये ऊंचा होने की वजह से और इधर की साइड कम क्या कहते हैं, पूर्वी साइड में ढाल होने की वजह से यहाँ से निकलती हैं। और पूर्वी साइड में ज्यादा करके नदियां मुहाना होता है इनका, यानी बंगाल की खाड़ी में होता है। जो दो ही नदियां ऐसी हैं जिनका प्रायद्वीपीय भारत की जिनका मुहाना क्या कहते हैं अरब सागर की साइड है। जो एक जिसमें से एक है क्या कहते हैं नर्मदा और दूसरी है ताप्ती, क्योंकि ये दोनों भ्रंश नदियों के भ्रंश खाड़ियों के अंदर से बहती है, तो इनका मुहाना इधर की साइड है। और इधर अरब सागर के अंदर बोल सिंधु नदी भी यहीं आती है। मेजर ये मैप के थ्रू समझ लीजिए, क्योंकि मैप काफी लंबे टाइम तक अपने माइंड में रहता है। आप इसका रहते स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो फिर ये यूट्यूब पे है, आप कितनी बार भी इसको देख सकते हो। ये सिंधु नदी का है पूरा, ये भी सिंधु नदी का है। तो मैंने आपको शुरुआत कर दी अभी पढ़ाने की। ये देखिए, ये अपोहा प्रणालियां, भारत की प्रमुख प्रणालियां कौन सी हैं? गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी और पवित्र, एक मिनट, हाँ, गंगा नदी तंत्र है ये इधर से, ये गंगा नदी तंत्र है। ये इधर वाला ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र यहां कैसे आ गया? ये गड़बड़ कर रखी है यहाँ पे, क्योंकि ब्रह्मपुत्र तो ये वाला है, इधर है ब्रह्मपुत्र, और ये नर्मदा यहाँ कैसे आ गई? ये तो गंगा है, नर्मदा तो इधर है, ये वाला, ये उल्टा कर रखा है इन लोगों ने। ये इधर वाला है नर्मदा का, ये नर्मदा का है सिंधु नदी। ये सिंधु नदी यहाँ कहाँ से आ गई? सिंधु नदी तो यहाँ है, ये यहाँ होनी चाहिए सिंधु नदी। खैर, ये गलत सेट कर रखा है इन लोगों ने। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ओके, अब हम शुरुआत से पढ़ते हैं। जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं अभी, बेसिक्स जो आपको मोटा मोटा बोल के समझाया है, वो हम अभी यहाँ क्या कहते हैं पीपीटी से करेंगे, ताकि आपका कुछ भी छूटना नहीं चाहिए और दोबारा आपको ठीक से चीजें समझ में आ जानी चाहिए। तो भारत नदियों का देश है, ये सबको पता है। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान, ये भी सबको पता है। नदियां जहां आदिकाल से ही मानव में जीवार्पण का साधन रही हैं। भारत में 4000 से अधिक छोटी बड़ी नदियां हैं, जिनमें से 23 वृहद नदी तथा 200 लघु स्तरीय नदी द्रोणियां में विभाजित किया जा सकता है। किसी नदी के रेखीय स्वरूप को प्रवाह रेख कहते हैं। रेखीय स्वरूप यानी जिस रेखा में वो बह रही है उसे रेखीय प्रवाह कहते हैं। कई प्रवाह रेखाओं के योग को प्रवाह संजाल कहते हैं। यानी कई सारी रेखाओं का, जैसे एक नदी है, उस रेखीय प्रवाह किसे कहते हैं? जहां से नदी बहन के जिस हिसाब से जा रही है उसको रेखीय प्रवाह कहते हैं। और उसी रेखीय प्रवाह के अंदर अगर आके दूसरी नदी मिल गई, तीसरी नदी मिल गई, जैसे चौथी पांचवी काफी सारी नदियां आके मिल गई, तो उसे क्या कहते हैं? रेखीय संजाल कहा जाता है, प्रवाह रेखीय संजाल कहा जाता है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, यानी उसके चैनल निश्चित वाहिकाएं जो है उसकी निश्चित है, उनके हिसाब से हो रहे जो प्रवाह हो रहा है नदियों का, है निश्चित, मतलब फाइनल, मतलब जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी की यमुना नदी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद में कहते हैं गंडक है, बूढ़ी गंडक है, सोन, कैन, बेतवा, ये सारी नदियां उसकी सहायक नदियां हैं। तो ये जो एग्जांपल दिया, ये मैंने दिया है अपवाह तंत्र का। इसको क्या कहते हैं? मतलब एक निश्चित नदी है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारी निश्चित हैं, और वो आती हैं मिलती हैं उसके अंदर, और ये कि कंटिन्यू ये चीज चल रही है कि गंगा नदी यहाँ से निकलेगी और उसकी ये जो इतनी ट्रिब्यूटरीज हैं वो उसमें आके मिलेंगे, गंगा नदी का यहाँ मुहाना होगा। इसको कुल मिला के क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं, कि उसकी हर चीज निश्चित है हर चीज गंगा नदी की। मतलब हर ट्रिब्यूटरी निश्चित है कि वो आके उसमें मिलेगी, उसको कहते हैं अपवाह तंत्र। इन वाहिकाओं के जाल को, ये देखो वाहिकाएं मतलब ट्रिब्यूटरीज, अपवाह तंत्र कहा जाता है। ये मैप जो मैंने भी आपको पीछे बताया था वो सेम मैप है यहाँ पे। हाँ, अपवाह तंत्र से तात्पर्य किसी क्षेत्र की जल प्रवाह प्रणाली से है। जल प्रवाह प्रणाली, किसी क्षेत्र की जल प्रवाह प्रणाली। जल प्रवाह मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया ना गंगा नदी का, तो उसका जल निश्चित है, हर चीज, मतलब उस क्षेत्र की हर चीज निश्चित है कि हाँ यहाँ से गंगा निकलेगी। उसका जो अपवाह तंत्र है उसको बोलते हैं अपवाह तंत्र। उसका अर्थात किसी क्षेत्र के जल को कौन सी नदियां बहाकर ले जाती है, किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहां की भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति, किसी
किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र किस, मतलब किसी क्षेत्र का जो अपवाह तंत्र है ना वो किस पे डिपेंड करता है कि वहाँ की वहाँ की जो जमीन है उसकी बनावट कैसी है, उसकी मिट्टी कैसी है, वहाँ पे प्रकृति के वन वन जो है वो कैसे हैं, और वहाँ के कहते हैं पहाड़ियाँ और पेड़ कैसे हैं, उस चीज़ के ऊपर पहाड़ियाँ और पठार कैसे हैं, उस चीज़ पे डिपेंड करता है अपवाह तंत्र कैसा होगा, डिपेंड करता है। तो यही चीज भूवैज्ञानिक समयावधि चट्टानों की प्रकृति, संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा, बहाव की अवधि पर निर्भर करता है। अपवाह तंत्र क्या कहते हैं, प्रकृति, संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहने जल की मात्रा व बहाव की अवधि पर निर्भर करता है। एक नदी का तंत्र सहायक नदियों सहित द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक नदी तंत्र, एक नदी का जो तंत्र, नदी तंत्र का मतलब होता है जो उसकी जितनी ट्रिब्यूटरीज है ना सबको मिला के तंत्र बोला जाता है। सिस्टम का मतलब यही होता है कि सारा सिस्टम, एक अकेली नदी नहीं, एक अकेली गंगा नदी नहीं, बल्कि उसका सारा जो सिस्टम है, मतलब कि उसकी जितनी ट्रिब्यूटरीज है सबको मिला के बोला जाता है। तो सहायक नदियों से द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं। मतलब उस गंगा नदी की खुद का जो अपवाह क्षेत्र है वो और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो, उनका सबका अपवाह तंत्र को मिला के बोला जाता है अपवाह द्रोणी। और एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाले सीमा को जल विभाजक कहा जाता है। जल विभाजक किसे कहते हैं, मतलब एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने, जैसे एक अपवाह द्रोणी को एक नदी बह रही है, उसकी सारी सहायक नदियां बह रही हैं, उसके बीच में एक पहाड़ आ गया है, ये इधर से गंगा नदी आ रही है, सारी इसकी ट्रिब्यूटरी सारी इधर से, ये बीच में पहाड़ आ गया, इधर से निकल गई एक आधी आधी इधर से निकल गई। अब इसमें से हो सकता है वापस वाली इधर बह जाए, दूसरी वाली इधर हो जाए। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला, इसको कहते हैं जल विभाजक। विभाजक बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि जो बड़ी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र, मतलब बड़ी नदियां जहां से जल ग्रहण करती हैं, गंगा नदी कहाँ से करती है, ग्लेशियर से करती है, गंगोत्री ग्लेशियर से करती है, और बाकी कहाँ से करती है, जो उसकी ट्रिब्यूटरीज उसे ला कर देती है ना, वहां से करती है। तो उसको क्या कहते हैं, नदी द्रोणी जल ग्रहण क्षेत्र। जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा प्रवाहित क्षेत्र को जल सांबर कहते हैं। जो छोटी नदी और नाले होते हैं वो जो अपना जल लेके आते हैं उन्हें जल सांबर कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा तथा जल संभर का आकार छोटा होगा। भाई ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है ये तो, कि बड़ी नदियां होंगी उनके जल क्षेत्र होगा, उनको हम बड़ी जल संभर कहेंगे, और जो छोटी नदियां हैं वो छोटी हैं तो छोटी जगह से पानी लेके उनको छोटा जल संभर कहा जाता है। भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण, ये मैं आपको अभी पीछे समझाया कि वर्गीकरण, अपवाह तंत्र का वर्गीकरण किस तरीके से बांटा गया है, वो वही जो मैं आपको पीछे समझाई हूँ ना कॉमन लैंग्वेज में, ये वही किताबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ओके, अरब सागरीय अपवाह तंत्र व बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, ये देखिए। तो कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल है, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती हैं। बंगाल की खाड़ी में जल जो विसर्जन करती हैं वो बड़ी बड़ी जो नदियां, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि। और 23% भाग, जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार नदियां शामिल हैं, अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। मतलब अरब, मैंने आपको बताया ना कि वो जो सह्याद्री पर्वत है उसका जो ढाल है वो पूर्व की साइड में है, तो नदियां आती हैं वो सारी पूर्व की साइड में क्या कहते हैं, वो उनका मुहाना हो जाता है। तो ज़्यादा तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनमें से ज़्यादातर दो नदियां ही हैं जिनका अरब सागर में मुहाना होता है, जिसकी वजह से उनका जो क्षेत्र है पानी का वो कम हो जाता है, और इधर जो अरब सागर है उनका पानी का क्षेत्र ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से 77% जो है वो अरब सागर का है, उसका बंगाल की खाड़ी का 77% और अरब सागर का 23% ही होता है। जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में जल संभर क्षेत्र यानी जल जो ग्रहण किया जाता है उसके हिसाब से कितने हिस्से में बांट सकते हैं, हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, कि कौन सी नदी, कौन सा जो क्षेत्र है वहां से कौन सी नदी कितना जल ग्रहण करती है, इसके हिसाब से हम 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। 20,000 से लेकर के 20,000 से ब्रह्मपुत्र नदी, 20,000 से जो अधिक का क्षेत्र है, जो 14 नदी द्रोणियां हैं उनको बड़ी नदियां कहते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। प्रमुख नदी द्रोणी जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, 14 नदी द्रोणियां शामिल हैं। जिनका 20,000 अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है वो 14 नदी द्रोणी है, जिनमें से गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेमार,
और साबरमती, बराक आदि। उसके बाद में मध्यम नदी द्रोणी, ये है प्रमुख नदी द्रोणी। मध्यम नदी द्रोणी जो है वो 20,000 से लेकर के 2,000 तक किलोमीटर है, उससे 44 नदियां उनमें शामिल होती हैं। 20,000 से क्या कहते हैं 2 किलोमीटर तक, और 44 नदियां हैं इसमें शामिल है। मध्यम नदी 20,000 से लेकर दो से लेकर 20,000 तक 44 नदी इसमें शामिल है, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि। नेक्स्ट है लघु नदी द्रोणी। लघु नदी द्रोणी के अंदर आता है जो 2,000 किलोमीटर से भी जो कम क्षेत्र कवर करते हैं उनको हम बोलते हैं लघु नदी द्रोणी है। 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम, इसमें न्यून वर्ष के क्षेत्रों में बहुत सी छोटी नदियां आती हैं। अपवाह प्रवृत्ति, मतलब इनकी प्रवृत्ति कैसी है अपवाह की? प्रवृत्ति का मतलब ये है कि कुछ नदियां हैं जो समानांतर में बहती हैं, कुछ है जो ऐसे आड़ी तिरछी बहती हैं, तो उन सबको अलग अलग नाम दिया गया है। कुछ है जो ऐसे ऐसे करके बहती है ऊपर नीचे, तो उस हिसाब से हम इनकी प्रवृत्ति कैसी है, किस प्रवृत्ति, ये जो नदियां बह रही हैं किस प्रवृत्ति से बह रही हैं। कोई ज़्यादा तेज बह रही है, कोई स्लो तरीके से बह रही है, कोई क्या कहते हैं एक दूसरे के समानांतर में बह रही हैं, कोई आड़ी तिरछी बह रही है, कोई ऊपर नीचे बह रही है, तो प्रवृत्ति उसको बोलते हैं। पूर्ववर्ती अथवा प्रत्यावर्तन अपवाह है पहला। पूर्ववर्त अथवा प्रत्यानुवर्ती अपवाह है वे नदियां जो हिमालय पर्वत के निर्माण के पूर्व प्रवाहित होती थी तथा हिमालय के निर्माण के पश्चात महाखंड बनाकर अपने पूर्व मार्ग से प्रवाहित होती हैं, पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु तथा सतलज। ये हिमालय के बनने से पहले भी थी ये नदियां हैं, लेकिन हिमालय बनने के बाद इनका महाखंड और इनके अंदर महाखंड बन गए, जिसकी वजह से ये महाखंड बनाकर अलग, उनका मतलब कहने का ये है कि इनके रास्ते चेंज हो गए। हिमालय सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। हाँ, जब हिमालय नहीं बना था ना उस वक्त इनका रास्ता अलग था, और हिमालय बनने के बाद इनके रास्ते चेंज हो गए, कि जैसे बीच में कोई पहाड़ आ गया, कोई पर्वत आ गया, कोई पठार आ गया, तो उस हिसाब से इन्होंने अपने रास्ते चेंज कर लिए। सारांश ये है सिंपल लैंग्वेज में। और इन कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज, हाँ, अनुवर्ती नदियां, कॉन्सिक्वेंट रिवर्स। अनुवर्ती नदियों का मतलब वे नदियां जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं। अनुवर्ती नदियां कहते हैं ढाल की दिशा में, जैसे कि अगर पर्वत ऐसे खड़ा, ऐसा है मान लो ये पर्वत खड़ा हुआ इधर से और इसका ढाल इधर है, तो नदियां इधर से आके इधर बहेंगी। हाँ, तो जो सामान्य ढाल की तरफ बहती है उसे हम अनुवर्ती नदियां। प्रवर्ती नदियां चंबल, सिंधु, बेतवा, सोन आदि नदियां गंगा और यमुना में जाकर समकोण पर मिलती हैं। गंगा अपवाह तंत्र के प्रवर्ती अपवाह तंत्र कहलाती हैं। परवर्ती अपवाह तंत्र, गंगा प्रवृत्ति कैसे है, मतलब कि गंगा ऊपर से नीचे की साइड आती है और फिर बहती है, फिर जो ऊपर से नीचे की साइड जो गंगा की साइड में मिलती हैं, जैसे कि गंडक, बूढ़ी गंडक, उसके बाद में क्या कहते हैं वो गंडक, बूढ़ी गंडक, उस और वो गंगा, धौली गंगा, हाँ याद आ गया, धौली गंगा, वो जो है, ये क्या हो गया इधर, ये वो जो नदियां हैं ना वो क्या कहते हैं इसकी गंगा की प्रवृत्ति नदियां, लेकिन प्रवृत्ति नदियां नहीं है, वो है पूर्ववर्ती नदियां, अनुवर्ती नदियां हैं, अनुवर्ती नदियां हैं। लेकिन परवर्ती नदियों का मतलब ये है कि उल्टा बहती हैं, मतलब कि इधर का जो पठार है, कौन सा पठार, मालवा का पठार और बुंदेलखंड बघेलखंड का पठार होने की वजह से उनका ये सोन नदी और क्या कहते हैं चंबल, सिंधु, बेतवा, सोन जो है जो इनका ढलान गंगा नदी की यानी उत्तर की साइड में चला जाता है, क्योंकि इधर की साइड मालवा पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का, तो उनका जो ढाल है वो है गंगा नदी की तरफ यानी उत्तर की साइड में। तो इन नदियों का जो ढाल है वो उल्टा है, उल्टा मतलब कि गंगा नदी की साइड उत्तर की साइड हो गई ना, इस वजह से इनको प्रवर्ती नदियां कहा गया। ओके, और अनुवर्ती मैंने आपको समझाया कि ढाल की दिशा में बहती है। तो ये जो बाकी ऊपर वाली जो नदियां हैं सारी हैं, जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक और धौली गंगा, ये तो क्या कहते हैं अनुवर्ती नदियां, क्योंकि वो अपने ढाल के अकॉर्डिंग बह रही है, लेकिन ये ढाल की उल्टी बह रही हैं। नीचे वाली नदियां चंबल, सिंधु, बेतवा, है तो ये प्रवृत्ति नदियां कहलाएंगी। और अब प्रवृत्ति मैंने आपको भी समझा दिया है। द्रमाकृतिक अपवाह है, ये है इस नाम को, इन शब्दों को अच्छे से याद कर लेना। ध्रुमाकृतिक अपवाह है वह अपवाह जो शाखाओं में फैला हो, जो द्विभाजित हो तथा वृक्ष के समान प्रतीत हो, उसे ध्रुमाकृतिक प्रवाह कहते हैं। शाखाओं में फैला हुआ अपवाह जो शाखाओं, मतलब एक नदी की काफी सारी शाखाएं हों, है काफी जगह से वो काफी क्षेत्र से पानी लेके आ रही हूँ, है द्विभाजित हो, दो भागों में बटा हुआ और वृक्ष के समान प्रतीत हो, मतलब देखने में ऐसा लगे जैसे वृक्ष के जैसा है। जैसे कि ये एक नदी ऊपर से निकली है, फिर ये इधर से एक, मान लो गंगा इधर है, इधर से यमुना आई, और फिर इधर से और एक निकल आई, इधर से और एक, इधर से एक और एक, इधर से एक और एक, ऐसे ऐसे करके। तो वो जो ये जो एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ये इसका दिया है ध्रुमाकृतिक अपवाह है। फिर है जालीनुमा अपवाह है, यह एक आयताकार प्रतिरूप है
जहाँ मुख्य नदियां एक दूसरे से समानांतर बहती है, समानांतर यानी इस तरीके से, और सहायक नदियां समकोण पर काटती हैं। जो सहायक नदियां होती है वो समकोण पर काटती हैं, ऐसे ऐसे। कंटकीय प्रतिरूप, अपवाह का ऐसा प्रतिरूप जहाँ मुख्य नदी के समान सहायक नदियों के संगम में एक असंगत सम्मिलित नजर आए, असंगत सम्मिलित नजर आए। अपवाह का ऐसा प्रतिरूप जहाँ मुख्य नदी के साथ सहायक नदियों के संगम में असंगत नजर आए। आयताकार अपवाह है वह अपवाह प्रतिरूप जिसकी विशेषता सहायक नदियों एवं मुख्य नदियों के बीच समकोणीय घुमाव व समकोणीय सम्मिलित हो, समकोणीय सम्मिलित हो, समकोणीय घुमाव और समकोणीय सम्मिलित हो। सहायक नदियों के साथ नदी अपना जल किसी विशेष दिशा में बहाकर समुद्र में मिलाती है। यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे भूतल का ढाल, भौतिक संरचना, जल प्रवाह मात्रा एवं जल का वेग। अरीय प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप क्या होता है? रेडियल पैटर्न। इस अपवाह प्रतिरूप में किसी केंद्रीय स्थान से नदियों का बहिर्गम होता है, किसी केंद्रीय स्थान से नदियां बाहर निकलती हैं, जो एक पहिए के आरोह के अनुरूप होता है, जो पहिए की जो आरोह के अनुसार होता है। वलयाकार प्रतिरूप है ना, एनुलर पैटर्न। इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप में परावर्ती नदियां अनुवर्ती नदियों से जुड़ने से पहले वक्र अथवा चपाकार मार्ग से होकर गुजरती हैं। यानी प्रवर्ती नदियां जो हमने पीछे पढ़ा था और अनुवर्ती नदियां जो हमने पढ़ा था वो आपस में जुड़ने से पहले वक्र और चपाकार मार्ग से होकर गुजरती हैं। आपस में मिलने से पहले वक्र तथा चपाकार से मिलने आपस में मिलने से पहले वक्र तथा चपाकार से आपस में मार्ग से होकर गुजरती हैं। समानांतर अपवाह है वह अपवाह प्रतिरूप जिसमें नदियां लगभग एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। समानांतर यानी ऐसे एक साथ बहती हैं। हाँ, सिंधु, सतलज, गंगा व ब्रह्मपुत्र जैसी अनेक नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि हाँ, ये नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट क्यों, आपको पता है ना, पश्चिमी घाट के जो घाट है उसकी ऊंचाई पश्चिमी घाट की साइड में तो खड़ा है वो, और इधर पूर्व की साइड में उसकी ढलान है, इसलिए अधिकतर जो पश्चिमी घाट से नदियां निकलती हैं वो पूर्व की तरफ जाती हैं। तथा ये नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। नर्मदा और तापी जैसी दो बड़ी नदियां हैं जो अनेक छोटी नदियां इसके अपवाद के रूप में अपना जल अरब सागर में डालती हैं। नर्मदा और तापी नदी जो है वो अपना जल डालती हैं अरब सागर के अंदर, ये इनके लिए एक अपवाद है। भारत में अपवाह तंत्र, भारत में अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक स्वरूप के द्वारा होता है। अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्य भौगोलिक स्वरूप, मतलब भारत का भौगोलिक स्वरूप कैसा है वो मैंने आपको बताया ना, भौगोलिक स्वरूप कैसा है। इनकी ये कहना चाह रहे हैं कि भारत का जो अपवाह तंत्र है वो उधर की साइड ही बहता है जिधर भारत का भौगोलिक स्वरूप है। जिधर पहाड़ ऊंचे हैं उधर से निकलती हैं, नीचे की साइड में जाती हैं, जैसा जैसा भारत का भौगोलिक स्वरूप है नदियां उधर ही जाती हैं। हाँ, वो भौगोलिक स्वरूप के हिसाब से अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं। जिधर जगह मिलती है ना, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपके घर के अंदर पानी लेना, आप उस पानी को डालना, तो जिधर ढलान होगी ना वो पानी उधर ही जाएगा, ऊपर नहीं आएगा कि आप नीचे पानी डाल रहे हो ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो नीचे जाएगा। तो नदियों का भी सेम यही सिस्टम है, जिधर वो गिरती है, जिधर उनको जगह मिलती है वो उधर ही होती जाती है, और फिर कुछ वो जगह खुद भी बना लेती है, क्योंकि लगातार अगर पानी गिरेगा, पत्थर पे भी गिरेगा ना तो पत्थर को भी तोड़ देता है। हाँ, तो वो फिर खुद अपना रास्ता बना भी लेती है। भारतीय नदियों का विभाजन है, हिमालय या उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय व दक्षिणी भारत का अपवाह तंत्र। तो भारतीय नदी हिमालय नदियों के अंदर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये 3 नदियां आती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के अंदर पश्चिमी घाट से उद्गम होती हैं जो, और सह्याद्री विंध्य शृंग से उद्गम होता है जो। पश्चिमी घाट में कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और पेन्नार नदी है, और महानदी नर्मदा नदी और तापी नदी है सह्याद्री से। यद्यपि इस विभाजन योजना में चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों का वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्पत्ति व आयु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी है। हाँ, फिर भी वह अपवाह तंत्र के वर्गीकरण का सर्वमान्य आधार है। मतलब कि ये नदियां जाके मिलती किसमें, मतलब है तो ये हिमालय नदी से पुरानी नदी, लेकिन जाके मिलना पड़ता है इनको क्या कहते हैं, चंबल के अंदर, और क्या यमुना में और गंगा के अंदर, क्योंकि ये है प्रायद्वीप से निकलती हैं और जाके मिलती हैं हिमालय की नदियों में, इसलिए ये एक अपवाह है। हिमालय अपवाह तंत्र है, तो हिमालय अपवाह तंत्र के अंदर मैंने आपको बताया कि अभी तीन नदियां हैं हिमालय अपवाह तंत्र में। यह भारत के अपवाह तंत्र
यह भारत के अफवाह तंत्र में हिमालय का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि उत्तर भारत की नदियों का उद्गम हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्र से होता है। ये नदियां दक्षिण भारत की नदियों से भिन्न है, क्योंकि ये तीव्र गति से अपनी घाटियों को गहरा कर देती हैं। क्योंकि हिमालय में पानी ज़्यादा है, क्योंकि ग्लेशियर से है, वहाँ बर्फ जमी हुई है, तो वो जोर से, क्योंकि उसमें ताज़ा पानी आता है, वो जोर से नीचे गिरता है। अगर पानी जोर से नीचे गिरता है तो वो पत्थर को भी तोड़ देता है। हाँ, इसलिए घाटियों को गहरा कर रही हैं। उत्तरी भारत की नदियां अपर्दन से प्राप्त मिट्टी को बहाकर ले जाती हैं। हाँ, अपर्दन से प्राप्त मिट्टी को बहाकर, मतलब अगर नदी बहेगी ना, नदी आएगी, वो बहेगी तो उसके साथ में जो अवसाद आते हैं वो आएंगी, और जो चीज़ें अपर्दन के साथ जाएंगी वो मिट्टी भी जाएगी, कचरा भी जाएगा, पत्थर भी जाएंगे, बड़े कंकर भी जाएंगे, छोटे कंकर भी जाएंगे, बजरी भी जाएगी, सब कुछ जाता है उसके बहाव के साथ, और फिर वो रास्ते में छोड़ती भी जाती है उसको। उत्तरी भारत की नदियां अपर्दन से प्राप्त मिट्टी को बहाकर ले जाती हैं तथा मैदानी भागों में जल प्रवाह की गति मंद पड़ने पर मैदानों और समुद्रों में जमा कर देती हैं। मतलब ऊपर से लेके आती है मिट्टी को बहा के, और फिर मैदानी भागों में उसे छोड़ देती है, क्योंकि वहां उनका जो प्रवाह है, एक तो पहाड़ से गिरती है तो तेजी से गिरती है, लेकिन फिर जमीन पे आके वो थोड़े शांत माहौल में चलना शुरू होती है, तो ऊपर से जो अवसाद लेके आएगी उनको जमीन में छोड़ के चली जाएगी। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई है। मैदानी भागों में जल प्रवाह की गति मंद पड़ने पर मैदानों और समुद्रों में जमा कर देती है। इन्हीं नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से उत्तर भारत के विशाल मैदानों का निर्माण हुआ है। ये मैंने आपको बताया भी था ना, मैदानों के निर्माण में बताया था कि इन्हीं के विशाल मैदान जो बने हैं वो कैसे बने हैं। दो तरीके से बताए थे कि ये जो खड़ा हुआ था, मतलब ऐसे भिड़ आपस में क्या कहते हैं वो, ये प्रायद्वीपीय भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में भिड़ी थी, तो ये खड़ी होनी चाहिए, लेकिन खड़ी क्यों नहीं है, समतल क्यों है, उसका आंसर देते हुए मैंने आपको ये चीज़ बताई थी वहाँ पे। तो मैंने आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ लेक्चर में, और फिर दोबारा बता रही हूँ। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो बताती रहूंगी कि भूगोल के अंदर क्या है, वास्तव में भूगोल गोल ही है। भूगोल वास्तव में गोल है। एक चीज हर एक टॉपिक में आएगी, एक ही चीज दो तीन टॉपिकों में आएगी। अगर आप नदियों के अंदर भी पठारों को, पहाड़ों को पढ़ोगे, है, और क्या कहते हैं, पठारों और पहाड़ों में आप नदियों को भी पढ़ोगे, तो एक चीज को काफी बार, अब मिट्टी में भी आप पढ़ोगे इन चीजों को, मिट्टी बनी किससे, कौन से पत्थर से बनी, कौन से पहाड़ से बनी, कैसे बनी, तो वो चीजें घूम घूम के आ रही होती हैं। लाई मिट्टी उत्तर में विशाल मैदानों का निर्माण करती है। इस क्षेत्र की नदियां बारहमासी हैं। जो हिमालय की नदियां हैं वो बारहमासी हैं। क्यों है बारहमासी? क्योंकि वहां ग्लेशियर्स है, ऊपर बर्फ है, तो वो हमेशा बहती रहती है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो हैं वो बारिश के मौसम में ज्यादा बहती हैं, और जब बारिश नहीं होती है तो उनका बहाव कम हो जाता है। जितना पानी उनमें होता है वो उतना ही कर पाती हैं। क्योंकि ये वर्षण एवं बर्फ के पिघलने दोनों क्रियाओं, वर्षण यानी बारिश से भी होती है और बर्फ के पिघलने से भी होती है, दोनों क्रियाओं से जल प्राप्त करती हैं। ये नदियां गहरे महाखड्डों से गुजरती हैं, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ होने वाली अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित है। हिमालय के उत्थान जब हुआ था तब ये साथ साथ होने वाली अपर्दन क्रियाओं द्वारा निर्मित है। महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियां, शिप्रिकाएं व जलप्रपात भी बनाती हैं। जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं तब निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां, जैसे समतल घाटियां, गोखुर झीलें, बाढ़कृत मैदान, गुफित वाहिकाएं एवं नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। जब ये नदियां मैदान में आती हैं, अपने बहाव के साथ, तो ये समतल घाटियां, गोखुर झीलें, बाढ़ग्रस्त मैदान, गुफित वाहिकाएं और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्र में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है तथा ये नदियां अपना मार्ग बदलती रहती हैं। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। हिमालय से निकलने वाली कुछ नदियां हिमालय के उत्थान से भी पहले ही विद्यमान थी। जैसे हिमालय की पर्वत श्रेणियां ऊपर उठती गई, वे नदियां अपनी घाटियों को गहरी करती गई। परिणाम स्वरूप इन नदियों में हिमालय की श्रेणियों में बहुत गहरी घाटियां या महाखंड बना लिए। बुंजी, जम्मू कश्मीर के पास सिंधु नदी का महाखंड 5200 मीटर गहरा है। सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों ने भी ऐसे ही अत्यंत गहरे महाखंड बनाए हैं। हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र की उत्पत्ति, मतलब हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र जो है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बना ये है? तो मैंने आपको बताया ना कि ये पहले एक ही था, इंडो संगपो बोल के हैं। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प में लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी थी, जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्म में, वो सांगपो तो चीन में बोलते हैं और अपने हिंदुस्तान में बोलते हैं इंडो ब्रह्म, चीन में बोलते हैं इंडो सांगपो। तो ये
अपना अपने भारत वाला पढ़ते हैं ना, चीन वाला क्यों पढ़े, चीन वाला चीन पढ़े, चीन के बच्चे पढ़ेंगे, या फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। हाँ, यह नदी हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी। शुरू में बहती थी जब ये बनी, जब पूरा विकास नहीं हुआ था ना हिमालय का, तब का बात यहाँ चल रही है। हाँ, उसके बाद में जैसे जैसे विकास हिमालय का होता गया, इनके रास्ते चेंज होते गए, तथा अंत में निचले पंजाब के पास सिंधु की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती थी। शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता है, इसका सरोवर उद्गम एवं इनका जलोढ़ निक्षेपण से बना होना, जिसमें रेत, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, गोलाश्म एंड काग्लोमेरेट शामिल है, इस धारणा की पुष्टि करते हैं। कौन सी धारणा की पुष्टि करते हैं? ये जो हमने ऊपर पढ़ा है ना कि हाँ, इंडो ब्रह्म नदी पहले थी, और शिवालिक की वजह से पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, इनकी वजह से ये सब, इसका ये बात सच है कि ये क्या कहते हैं, शिवालिक असम से लेके पंजाब तक बहती थी और उसके बाद में जाके सिंधु खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती थी। ये बात सच है। इसकी पुष्टि कौन करता है? तो इसकी पुष्टि करते हैं जिसमें रेत, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, ग्लास में काग्लोमेरेट शामिल है। ये चीजें इसमें पाई गई हैं। ये जो अवसाद है ना, इनका जो मटेरियल पाया गया है ना, वो शिवालिक का है। इसलिए ये इसकी पुष्टि करते हैं। किसकी पुष्टि करते हैं? कि असम से पंजाब तक ये नदी पहले बहती थी, जो सिंधु खाड़ी में जाके गिरती थी, क्योंकि ये जो मटेरियल है ये वहां का पाया गया है। उसके अंदर वैज्ञानिकों ने जब चेक किया तो ये जो मटेरियल पाया गया है, मिट्टी, गुलाश्म, कंग्लोमेरेट्स और मृत्तिका, ये उसी जगह की मिली है, शिवालिक की। इंडो ब्रह्म नदी के 3 मुख्य अपवाह तंत्र हैं। जो पहले इंडो ब्रह्म नदी थी, जो असम से लेके पंजाब तक बहती थी और सिंधु ने उसके अंदर जाके गिर जाती थी, सिंधु की घाटी बोल रही हूँ, सिंधु की खाड़ी के अंदर जाके गिर जाती थी। उसके 3 तंत्र बने। फिर बाद में कैसे, जैसे हिमालय का पूरा उत्थान हो गया ना, तो वो 3 भागों में बट गई। मतलब जैसे उत्थान हुआ और जिससे ऐसी उसकी आकृति बनी, भौतिक आकृति जैसी बनी उसकी, उस हिसाब से फिर वो 3 भागों में बन गई, 3 नदियां बन गई वो। तो पहली है पश्चिम में सिंधु और इसकी 5 सहायक नदियां। फिर मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां। तीसरा है पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां। इस विशाल नदी का उपयुक्त विभाजन संभवतः प्लीस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में व पोटवार पठार दिल्ली रेंज के उत्थान के कारण हुआ। यह क्षेत्र सिंधु व गंगा अपवाह तंत्रों के मध्य जल विभाजन बन गया है। यह क्षेत्र सिंधु व गंगा अपवाह तंत्रों के मध्य जल विभाजक बन गया है। मध्य प्लीस्टोसीन काल में राजमहल की पहाड़ियों और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ। राजमहल की पहाड़ियां और मेघालय पठार के मालदा गैप किसको बोलते हैं? मतलब राजमहल की पहाड़ियों और मेघालय पठार 1 मिनट के बीच जो जगह है उसको हम मालदा गैप बोलते हैं। बीच में कौन सी जगह है? मेघालय पठार और राजमहल की पहाड़ियों के बीच में कौन आता है? बीच में आता है बांग्लादेश है। तो उसके ऊपर का जो जगह होती है ना, उसको हम बोलते हैं मालदा गैप, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का दिशा परिवर्तन हुआ, और वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हुई। मालदा गैप की वजह से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का दिशा परिवर्तन हुआ और वो जाके बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हुई। हिमालयी अपवाह तंत्र का भूगर्भिक इतिहास एक लंबे दौर में विकसित हुआ और इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियां दोनों शामिल हैं। भूगर्भिक इतिहास, हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियां। इसी टॉपिक के अंदर जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कि रिपीट हो रही है चीजें। हाँ, भूगोल वास्तव में भूगोल के जैसे, भूगोल तो है ही, भूगोल गोल है और ये हमें भी गोल गोल घुमा रहा है। हाँ, अभी आप खुद देख लो इस टॉपिक के अंदर, इसी टॉपिक में हमने इसको 3 बार पढ़ लिया, तीसरी बार आया सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरी बार आ गया ये। हाँ, घूम फिर के तीसरी बार आ गया। आप अगर फोकस्ड होगे इस टॉपिक को सुनोगे या पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि तीसरी बार आ गया है ये जो कि हाँ, अपवाह तंत्र की नदियां तीसरी बार आ चुकी हैं कि 3 हिमालयी उपवाह तंत्र की नदियां 3 है, ये तीसरी बार आया अभी। फोकस्ड होके पढ़ो, चीजें वही हैं, घूम फिर के आती हैं, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। टॉपिक्स जो है वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी कुछ ना कुछ पार्ट सब्जेक्ट का भी ऐसा होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। आप फोकस्ड होके पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें कि हाँ, सब्जेक्ट भी कुछ ना कुछ कनेक्टेड है, ज्यादा भी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो है। यह विश्व की सबसे सिंधु नदी, हाँ, यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,279 वर्ग किलोमीटर। सिंधु नदी की कुल लंबाई
28-80 किलोमीटर है, परंतु भारत में इसकी लंबाई 11-14 किलोमीटर ही है। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है, सबसे पश्चिमी नदी है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है, जो 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में इसे सिंगी ख्वान अथवा शेरमुख कहते हैं। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से यह उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई यह लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। यहाँ से एक पाकिस्तान के चिल्लड़ के निकट दरिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में कहाँ प्रवेश करती है? ये चिल्लड़ के निकट दरिस्तान प्रदेश में ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदियां है। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गिस्टिक व द्रास। अतः यह नदी अटक पंजाब प्रांत पाकिस्तान के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। कहां से निकलती है? अतः यह नदी कटक यानी पंजाब के प्रांत पाकिस्तान से के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें है। सिंधु जल संधि कब हुई थी? सिंधु जल संधि 1960 के अंदर हुई थी है। और किसके बीच हुई थी? ये हुई थी पाकिस्तान और अपने भारत के बीच हुई थी। इसकी मध्यस्थता कराई थी विश्व बैंक ने है। तो विश्व बैंक ने इसकी मध्यस्थता कराई। तो इसमें समझौता क्या हुआ था कि जो पश्चिमी नदियां हैं चेनाब और झेलम, इसका जो पानी है वो क्या कह वो पाकिस्तान लेगा, और उसमें से कुछ पानी 20% जो पानी है टोटल वो हिंदुस्तान लेगा। और जो पूर्वी नदियां हैं, पूर्वी नदियों में कौन सी बची? रावी, व्यास, चेनाब बच गई हैं, तो उसका जो पानी है वो हिंदुस्तान यूज करेगा। ऐसे समझौता हुआ था इसका, जिसका भी शायद ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस वक्त बंद भी कर दिया गया था पानी, लेकिन फिर वापस शुरुआत कर दी गई थी है। तो ये है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार 3 पूर्वी नदियों व्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चेनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। यद्यपि इन सभी नदियों के जल का बंटवारा दोनों देशों के बीच हुआ, भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ मैप। ये देखो, ये है सिंधु नदी। एक बार इस मैप को आप अच्छे से देख लो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो ले सकते हो, अगर नहीं लेना है तो ये मैं बोलूँ ना, ये लेक्चर यूट्यूब पे मिलेगा आपको, जब चाहो तब देख लेना ओपन करके। हाँ, तो ये यहाँ से निकलती है बोखरचू से है, फिर ये यहाँ से लेह से होते हुए जास्कर, यहाँ से एंट्री करती है गिलगित, शौक, और फिर यहाँ से होते हुए सोहन, काबुल, यहाँ से होते हुए यहाँ आती है, और इधर इसका मुहाना है। फिर इसके अंदर सतलज, स्पीति, सतलज की पार्ट एक वो है, स्पीति जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी है, फिर 20 भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, फिर ये यहाँ से आके चेनाब में मिल जाती है। उसके यहाँ ये जो चेनाब है ये यहाँ से निकलती है जास्कर से, यहाँ से, और फिर इसकी ही चेनाब की ट्रिब्यूटरी है झेलम, आगे यहाँ झेलम मिलती है, और फिर चेनाब की इधर से आके मिलती है रावी, और ये यहाँ से जाते हुए इसमें मिल जाती है। सिंधु जल समझौता, चलो इस मैपिंग के थ्रू और समझा दूं आपको। ये यहाँ से निकलती है मानसरोवर झील, राकस मानसरोवर झील यहाँ से निकलती है, और ये सतलज निकलती है राकस ताल से, यहाँ से व्यास निकलती है, यहाँ से रावी, चेनाब, झंग, झेलम, ये वाली झेलम है पाकिस्तान सिंधु नदी, अरब सागर सिंधु नदी।
सिंधु नदी लंबाई 3180 किलोमीटर, भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर, अपवाह क्षेत्र चीन, अफगानिस्तान, भारत, पाक। हाँ, और राकस्थाल, तिब्बत। राकस्थाल से तो सतलज निकलती है, मानसरोवर से निकलती है ये सिंधु। हरिके बैराज व्यास 4, सतलज के संभग पंजाब के अंदर है। बांध ये हरिके बैराज। सतलज नदी भारत के प्रवेश करती है सिपकिल्ला पदार्थ से। सतलज जो है झेलम 725 किलोमीटर, चेनाब जो है वो 1800 किलोमीटर बहती है, और रावी 720 किलोमीटर, और व्यास 470 किलोमीटर। सतलज 1050 किलोमीटर। सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, शोक, गिलगित, काबुल, कुर्रम, गोबल आदि हैं। चेनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा। रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा। व्यास नदी का उद्गम स्थल पीर पंजाल पर्वत। सतलज नदी का उद्गम राकस्थाल। झेलम नदी का उद्गम बेरोनाग झील। झेलम नदी का प्राचीन नाम विस्ता था। चेनाब नदी का प्राचीन नाम अस्कनी। सतलज नदी का भाखड़ा नांगल परियोजना में चल रही है गोविंद सागर झील। भाखड़ा बांध विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। पंचनद से सिंधु से पाकिस्तान में मिठानकोट नामक से मिलती है। सिंधु नदी का मुहाना कराची के निकट अरब सागर। सिंधु नदी डेल्टा का निर्माण करती है। ये इसके अंदर दोआब भी हैं, मतलब सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं इनके बीच में दोआब भी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। दोआब मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच की जो जगह होती है उनको हम दोआब बोलते हैं। हाँ, और पंजाब मतलब जहां 5 नदियां एक साथ बहती हैं, इसीलिए पंजाब का नाम पंजाब बना, क्योंकि यहाँ 5 नदियां एक साथ बहती हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं फिर। अब यहाँ पर थे अपन। ये देखो मानसरोवर झील, दोबारा समझा रही हूँ मैपिंग थ्रू। कैलाश पर्वत यहाँ से निकलती है सिंधु, और यहाँ से आती है शौक, नुब्रा, गिलगित, इसकी सहायक नदियाँ, स्वात, काबुल से, यहाँ से कुर्रम, ये आगे फिर पाकिस्तान में घुसने के बाद पाकिस्तान की नदियाँ इसके साथ वो हो जाती हैं। पाकिस्तान की अपने भारत से निकल के पाकिस्तान जाने के बाद इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो पाकिस्तान वाली हो जाती है फिर। वेरीनाग झील, बारालाचा दर्रा यहाँ से निकलती है। चेनाब, वेरीनाग से इधर सोहन, किशनगंगा, कहर, झेलम, रोहतांग दर्रा, रावी, सतलज, राकस्थाल, सतलज, पंचनद, यहाँ के मिल जाती हैं तीनों। हैं ये देखिए, पंचनद द्वारा निर्मित पंच दोआब। दो नदियों के बीच भूमि क्षेत्र को दोआब के नाम से जाना जाता है। विस्त दोआब व्यास और सतलज के बीच में है। बारी दोआब व्यास और रावी के बीच में है। रचना दोआब रावी चेनाब के बीच में है। और चाज दोआब चेनाब और झील के बीच में है। सिंध सागर दोआब झेलम और सिंधु नदी के बीच में। अब मैं इन दोआब को याद करने का आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताती हूँ कि इनको याद करना कैसे। जो दो नदियां हैं ना, उनके बीच के जो सामने वाले अक्षर है, फॉर एग्जाम्पल व्यास और सतलज, ये व्यास है, ये सतलज है। तो इधर बी व्यास, बी स सतलज है। इधर व्यास और रावी है, बारी, व्यास, बारी, आर, रावी। फिर रावी और चेनाब, रचना, आर, रचना दो आप बोलते हैं, तो आर जो है ये इधर, तो र, रावी, च, चेनाब। ऐसे कनेक्ट कर लेना ताकि याद अच्छे से हो जाएगा। जैसे ये दे रखा है चाज दोआब, दोआब का नाम है चाज दोआब है, और चेनाब और झेलम के बीच का जो भाग है हम उसे बोलते हैं चाज दोआब। तो चेनाब च, चा, झेलम ज, चाज। जो दोनों के शुरू के जो अक्षर है ना, दो नदियों के जो शुरू के अक्षर है उनको दोनों को मिक्स कर दो, दोआब का नाम बन जाएगा। सिंपल तरीका है। फिर है झेलम और सिंधु के बीच, सिंध सागर दोआब, तो सिंध स, झेलम, सिंधु सागर दोआब। ओके, डन। पंचनद द्वारा निर्मित 5 दोआब। दो नदियों के बीच भूमि क्षेत्र को दोआब के नाम से जाना जाता है। विस्त दोआब व्यास और सतलज का, बारी दोआब व्यास और रावी का, रचना दोआब रावी और चेनाब का, चाज दोआब चेनाब और झेलम के बीच, सिंध सागर दोआब झेलम और सिंधु के बीच। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य सहायक नदियां खुर्रम, तोची, गोम्मल, झावे और कंदर, ये छोटी नदियां हैं। ये सभी नदियां सुलेमान पर्वत श्रेणियों से निकलती हैं। ये नदियां दक्षिण की ओर बहती हुई बिठानकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती हैं। पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियां सतलज,
व्यास रावी, चेनाब और झेलम के संयुक्त रूप से दिया गया। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है। ये जो है ना खुर्रम, तोची, गोमल, झावे और कंदर, आपको समझ आ रहा होगा कि ये नाम कहाँ के हो सकते हैं, क्योंकि अपन अपन जो है वो अपने जैसे ही नाम रखते हैं, चाहे वो नदियां हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो पठार हो, चाहे वो हिमनद हो, कुछ भी हो, हम हमारे जैसे ही नाम रखते हैं। हाँ, और हम नहीं, हर देश ऐसा ही है, देश अपने हिसाब के नाम रखते हैं। जैसे हम लोग यांगसो, तांगसो ये ऐसे नाम पढ़ते हैं, ये चीन के या फिर इधर जापान के या दक्षिण उत्तरी कोरिया, ये यहाँ ऐसे लगाए जाते हैं, तांगसो, चांगसो, ये सारे। हाँ, और हमें उनके नाम याद नहीं होते, उनको हमारे नहीं होते, हम हमारे जैसे नाम रखते हैं, वो अपने जैसे नाम रखते हैं। तो ये जो नाम है खुर्रम, तोची, गोमल, झावे और कंदर, ये कहाँ के हो सकते हैं? ये पाकिस्तान के नाम है। तो ये जाके जो सिंधु नदी पाकिस्तान में इंटर कर जाती है ना, उसके बाद में उनकी सहायक नदियां ये हैं। तो ये आपको उस हिसाब से याद करने हैं। मतलब अब जब आ गया सिलेबस में पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये तो पाकिस्तान वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ाई है काम। हाँ, पाकिस्तान में सिर्फ आतंकवाद है। हाँ, तो अब पढ़ना पड़ेगा, अपने सिलेबस में आ गया है तो। रावी, व्यास, चेनाब और झेलम के संयुक्त रूप से दिया गया। अंत में सिंधु नदी कराची में पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है। भारत में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य के केवल लेह जिले में बहती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम क्षेत्र तिब्बत का पठार है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र का, तिब्बत के पठार से निकलने वाली अन्य नदियां इस प्रकार हैं: यांगत्सी क्यांग, जियांग, हांगहो, पीत या पीली नदी, इरावदी, मेकांग और सतलज। अब इसमें से आप ये देख लो कि इसमें से हमारे जो नदियां उन्हें उसमें हमने हमारा जैसा नाम दिया है। और जो देखो यांगत्सी क्यांग, ये चीन का नाम दिया हुआ है, यांग ये भी चीन ने दिया है, ये हांगहो ये भी चीन ने दिया है, पीत या पीली नदी ये हम दे सकते हैं, इरावदी इसका भी हम दे सकते हैं, मेकांग ये चीन ने दिया होगा, सतलज ये हमने दिया है। शोक नदी को मध्य एशिया में यारकंडी या काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। किसको? शोक नदी को। मरने के बाद शोक करते हैं और इसका नाम भी शोक है। तो यारकंडी या काराकोरम क्षेत्र में, काराकोरम की चोटी मैंने आपको पढ़ाई थी ना वहां पे हिमालय के अंदर, तो उससे कनेक्ट कर लेना इसको। है तो क्या, हाँ, मृत्यु की नदी से नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में एक्चुअली में क्या है ना बच्चों, देखो आप है ना किसी भी चीज को है ना अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ो। है अपने घर से कनेक्ट करके पढ़ो, अपने जो अड़ोस पड़ोस में दोस्त हैं या फिर अपने जो क्या कहते हैं फैमिली में लोग हैं उनसे कनेक्ट करके पढ़ो, ताकि आपको जल्दी याद होगा। या फिर अपनी कंट्री से कनेक्ट करके पढ़ो, अपनी सोसाइटी से कनेक्ट करके पढ़ो, तो आपको जल्दी चीजें समझ में आएंगी और जल्दी याद होंगी वो चीजें। जैसे कि हम पढ़ते हैं विदेश नीति, तो विदेश नीति कैसे चलती है आप अपने घर के अंदर ही देख लो। अपने घर के अंदर जैसे पॉलिटिक्स होती है ना, सेम वहां हो रही है, वहां पे भी सेम ही होती है। आप कनेक्ट करके देखना अपने पड़ोसियों से, अपने काका ताऊ बाबा, या फिर आपकी जो कजन सिस्टर ब्रदर्स या कजन्स हैं उनसे कनेक्ट करके देखना, चीजें सेम ही निकलेंगी कि उन जो विदेश नीति चल रही है वो सेम यहाँ पे भी यही होता है। तो मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही, लेकिन आप शॉर्ट में समझने की कोशिश करना कि कनेक्ट करके पढ़ो, मतलब पर्सनल लाइफ से, अपने घर से अगर आप कनेक्ट करके पढ़ोगे ना तो आपको जल्दी चीजें समझ में आएंगी। है अब आप इस चीज को समझ लो कि पाकिस्तान को अपने घर के कौन से मेंबर के साथ रखना है, और अमेरिका को घर के कौन सा मेंबर बनाना है, और चीन को कौन सा मेंबर बनाना है, और रूस को कौन सा मेंबर बनाना है। इस तरीके से कनेक्ट करके पढ़ लो। ओके, नेक्स्ट। प्राचीन काल में यारकंड से लद्दाख के नीचे इसी नदी के माध्यम से व्यापार होता था। प्राचीन काल में यारकंड से लद्दाख के नीचे। जास्कर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश और जास्कर, ये देखो नदी भी हो रही है, पर्वतीय श्रेणी भी है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सीमा पर सरचू के उच्च अक्षांश पठारी भाग से होता है। यह नदी जास्कर श्रेणी में गहरे गार्ज का निर्माण करती है तथा कठोर चट्टानी भागों से होकर बहती है। यह पहले उत्तर फिर पूर्व की ओर बहते हुए नेमू के निकट सिंधु नदी से मिल जाती है, पूर्व के निकट। नेक्स्ट है सतलज या सतुंद्री नदी। सतलज या सतुंद्री नदी, यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राकसताल झील, ये मैंने अभी आपको मैपिंग में दिखाया था ना, राकसताल नदी, राकसताल कहाँ पे है ये भी मैपिंग में आपको दिखाया था मैंने, से निकलती है। इसे लांगचेन ख्वाब के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से? लांगचेन ख्वाब। भाई ये नाम जैसा है ना लांगचेन ख्वाब, आपको इस नाम को ऐसे ही याद करना होगा। यू हैव नो एनी ऑप्शंस।
है। जो नाम जैसा है उसको एज इट इज आपको याद करना होगा। हाँ, हो सकता है आप उसको कनेक्ट कर लो किसी ना किसी चीज से, पर्सनल लाइफ में, या फिर किसी भी अपने किसी कपड़े से कनेक्ट करो। जैसे लांग चेन को आप लांचा से कर सकते हो, लड़कियां जो पहनती हैं लांचा, तो उससे कनेक्ट करके कर सकते हो। ख्वाब को आप ख्वाब से कर सकते हो, हैं। ऐसे कनेक्ट करके पढ़ लो, लेकिन याद करने पड़ेंगे नाम, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए इंडो तिब्बत सीमा के समीप सिपकिल्ला दर्रे के पास भारत पंजाब का मैदान में प्रवेश करने से पहले लगभग 4,400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है तथा रोपड़ में एक महाखंड से निकलती है। भारत में प्रवेश करने के पश्चात इसके उत्तरी भाग से इसमें स्पीति नदी मिलती है। स्पीति नदी 16,000 फीट ऊंचे कुज्जुम दर्रे से, कुज्जुम दर्रे, ये दर्रों में पढ़ा था हमने, कुज्जुम दर्रा आ रही है ना चीजें वापस घूम के निकलती हैं, तथा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में नामंगिया गांव के समीप सतलज नदी में मिल जाती है। सतलज सिंधु नदी की मिल जाती है। सतलज सिंधु नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी नहीं है। यह भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है। मतलब इसका जो पानी है वो भाखड़ा नांगल जो नहर तंत्र उसमें चला जाता है, तो सिंधु नदी के अंदर इसके पानी का कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ये चीज कहना चाह रहे हैं। तथा आगे जाकर व्यास नदी में मिल जाती है। यह हिमालय की श्रेणियों, महान हिमालय तथा जास्कर श्रेणियों को काटकर महाखंड गहरा गार्ज का निर्माण करती है। लुधियाना पंजाब इसी नदी के पुराने किनारे पर स्थित है, परंतु वर्तमान समय में सतलज नदी लुधियाना से 13 किलोमीटर उत्तर में होकर प्रवाहित होती है। मतलब नदियां अपना रास्ता चेंज करती रहती है, जहां से उनको जगह मिलती है वो वहां से हो जाती है। और अपन आगे जैसे कि इन्होंने बताया लुधियाना जो है वो सतलज नदी के किनारे पे बसा हुआ है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, वो चीज भी हम आगे पढ़ेंगे। व्यास को बोलते हैं विपाशा नदी है। ये तो सेम साई नाम है, जल्दी याद हो जाएगा आपको। यह सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो समुद्र तल से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है तथा धौलाधर श्रेणी में, ये देखो धौलाधर श्रेणी दोबारा आया ये नाम, हमने उसमें पढ़ा था, हिमालय में कांती और लारंगी में महाखंड का निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है जहां हरीके के पास सतलज नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है रावी, पुरुषणी या इरावदी नदी, जिसे हम रावी का प्राचीन नाम है पुरुषणी या इरावदी नदी। ये जो आपके प्राचीन नाम है ना नदी, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। ये यहाँ पे भी है आपके पास ज्योग्राफी में, और ये आपको हिस्ट्री में भी याद करने पड़ेंगे। हिस्ट्री में भी आप जो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ोगे ना उसके अंदर है ये नाम सारे, तो वहां पे भी याद करने पड़ेंगे। इसलिए मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रही थी ना कि सब्जेक्ट भी कुछ कुछ हैं जो अपने आप में इंटरलिंक्ड है। टॉपिक तो है ही, जो भूगोल तो हमें गोल गोल घुमाती है कि हर चीज यहाँ इंटरलिंक्ड है, वो सब्जेक्ट भी हैं जो कुछ कुछ इंटरलिंक्ड है। ये देखिए यहीं पे इसका एग्जाम्पल आपने अभी यहीं पे देख लिया, तो आप प्राचीन भारत में इनके नाम प्राचीन पढ़ोगे देखना। ओके नेक्स्ट, ये सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में स्थित रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलते थे। चंबा घाटी, ये मैंने आपको मैपिंग में दिखाया ना, रोहतांग दर्रे से निकलती है। हाँ, जो मैपिंग में मैंने आपको दिखाया है ना अभी, वही चीज यहाँ थ्योरी के अंदर है। मतलब आप डबल ट्रिपल पढ़ रहे हो कि मैंने आपको मैपिंग में भी दिखा दिया, मैंने आपको वर्बली भी समझा दिया, और फिर वो आपको मैं थ्योरी में भी बता रही हूँ, पढ़ के सुनो बता रही हूँ कि हाँ ये थ्योरी में ये चीजें लिखनी। मतलब कि आपको लिखना कैसे है, जो मैंने आपको मैपिंग में दिखा समझाया, जो मैंने आपको वर्बली बोल के समझाया, उसको आपको लिखना कैसे है, ये चीज आप यहाँ आराम से सीख सकते हो। लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है लिखने के लिए, क्योंकि वर्डिंग जो होती है ना, जब आप मेंस के अंदर पेपर लिखोगे ना, वहां वर्डिंग भी मैटर रखेगी कि आपने कौन सी वर्डिंग यूज की है, कौन सी लैंग्वेज यूज की, ये चीज भी वहां मैटर रखेगी। क्योंकि वहां पे आपको एक छोटे पैटर्न में लिखना होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो आपको वो जो आंसर हमने यहाँ लिखा है, मान लो हमने 5 नंबर का 10 नंबर के क्वेश्चन को यहाँ आपने लिखा है क्लासरूम के अंदर, आपने उसको लिख दिया 5 पेज का, लेकिन वहां आपको कंसाइज करके लिखना होगा। वहां आपको मतलब 10 पेज को 1 पेज के अंदर कवर करके लिखना होगा, तो वो आपको करना आना चाहिए। अच्छा, तथा चंबा घाटी से होकर बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले वह सराय सिंधु के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले ये नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग व धौलाधर के बीच से प्रवाहित होती है। वो जो पहला टॉपिक मैंने आपको कराया ना, उस टॉपिक को अच्छे से समझना है। उसका जो मैपिंग है, उसकी जो मैंने आपको वर्बली समझाया है, या उसकी जो आपने वो थ्योरी समझाई है मैंने, उसको अच्छे से समझना है। क्योंकि हर जगह पे पीर पंजाल धौलाधर ये आ रहे, तो आपको पता होना चाहिए कि धौलाधर कहाँ है, पीर पंजाल कहाँ है, तो चीजें जल्दी समझ में आएगी। कंसेप्ट जो है वो जल्दी क्लियर होगा, और कंसेप्ट जितना जल्दी क्लियर होगा, चीजें आपको उतनी ही अच्छे से समझ में आएंगी।
चेनाब को अस्कनी नदी बोलते हैं। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो चंद्रा और भागा नाम से दो सरिताओं से मिलने से बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले भारत में इस नदी का बहाव क्षेत्र 1180 किलोमीटर है। झेलम नदी, झेलम रिवर, यह सिंधु की सहायक नदी है, विस्तना नाम से जाना जाता है इसे, झेलम नदी को, जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपथ में स्थित वेरीनाग के निकट शेषनाग झरने से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और वुल्लर झील से बहते हुए एक तंग व गहरे महाखंड से गुजरती है। पाकिस्तान में झांग के निकट एक चेनाब नदी से मिलती है। किशन गंगा झेलम की प्रमुख सहायक नदी है, जो जम्मू कश्मीर के राज्य में प्रवाहित होती है। कौन सी? किशन गंगा। गंगा नदी तंत्र, अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी, मतलब दूसरा तंत्र है ये। हिमालयन नदियों का भी हमने पहला तंत्र पढ़ा, सिंधु गंगा नदी तंत्र। अब ये दूसरा है गंगा नदी तंत्र। अपनी विशाल द्रोणी और व्यापक सांस्कृतिक महत्व के दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे लंबी 25 कितने आसान शब्द नदी है। यह नदी उत्तराखंड के राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री हिमनद 3900 मीटर की ऊंचाई, कोई हार्ड शब्द नहीं है, मतलब ये जो अंक है ये कोई हार्ड नहीं है, आराम से याद कर सकते हो। 3900 मीटर की ऊंचाई से भागीरथी नाम से निकलती है। किस नाम से? भागीरथी नाम से। कहां से निकलती है? ये देखिए यहां से, ये यहां से निकलती है, ये भागीरथी नाम से यहां से निकलती है। गंगोत्री हिमनद है ये यहाँ। फरक्का बांध इसी पे। ये यहां से रामगंगा है जो आती है, इसको मिलती है कन्नौज है इसके, रामगंगा जो है वो कन्नौज है इसका। और यमुना ये इधर से, यमुना ये वाली आ रही है यमुना यहां से। इलाहाबाद में जाके यमुना मिलती है। और ये जो रामगंगा है ये कन्नौज में आके मिलती है गंगा से। कन्नौज जो जगह है वहां पे आके मिलती है ये। उसके बाद में है गोमती, ये रही गोमती। गोमती आके इससे मिलती है गाजीपुर में। गाजीपुर जो जगह है वो गोमती जो है गंगा में मिलती है आगे। उसके बाद में है घाघरा, घाघरा ये देखिए घाघरा यहाँ, ये घाघरा आके मिलती है छपरा, छपरा नाम की जो जगह है वहां पे आके मिलती है गंगा से। फिर है सोन, ये रही इधर सोन, दिख रहा है ना आप लोगों को? सोन, ये पटना नामक जो स्थान है वहां पे आके मिलती है। फिर है गंडक, ये रही गंडक, हाजीपुर जो जगह है वहां पे आके गंडक मिल जाती है गंगा से। उसके बाद में है कोसी, ये इधर है कोसी 8वें नंबर पर, ये आके मिलती है भागलपुर नामक स्थान पर आके गंगा से मिल जाती है। उसके बाद में है महानंदा, ये देखो इधर से महानंदा, ये मालदा नामक जो स्थान है वहां पे आके मिल जाती है। फिर आगे जाके ये इसमें बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। दामोदर जो नदी है ये आगे जाके इसमें मिलती है महानंदा में, ये देखिए इधर दिखा रखा है इसने। फिर और आगे जाके यहाँ से यहाँ मिल जाती है ना। आ गया समझ में? ये देखो इधर गंगा यमुना की, ये यमुना में पढ़ाएंगे यमुना की सहायक, लेकिन मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ, हाँ देख लेना एक बार, फिर वहां थ्योरी करा देंगे। हैं यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी है, ये इधर से ये यहाँ से जाती है चंबल। फिर चंबल की सहायक नदी इधर से निकलती है काली सिंध, ये इधर से बनास। चंबल यहाँ से निकल के ऐसे जाती है यहाँ से, और फिर चंबल के अंदर इधर से आके मिलती है बनास, इधर से आके मिलती है काली सिंध। और फिर बेतवा, और बेतवा नदी है इधर से जाके मिलती है यमुना में। और फिर ये केन है, ये जाके इधर यमुना में मिलती है। फिर ये इधर तिस्ता, ये इधर वाली तिस्ता अलग है और वो ऊपर वाले, वो दूसरी वाली तिस्ता अलग है, ये तिस्ता अलग है। तिस्ता मतलब 5-7 नदियां ऐसी हैं जिनके डबल डबल नाम है, जिनका वो बड़ी नदियां हैं वो अलग है, छोटी नदियां हैं वो अलग हैं। कंफ्यूज नहीं होना उसके अंदर, उसको ठीक से पढ़ लेना है कि ये छोटी नदी है। सिंधु ऊपर अलग है, सिंध अलग है नीचे है, और घाघरा अलग है और घगर अलग है।
और गंडक, बूढ़ी गंडक अलग है और गंडक अलग है। तो इनको ये जो थोड़ा कंफ्यूज करने वाली चीज़ है ना, इनको ठीक से इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेना। इनकी जो बीच की थ्योरी है ना, उनको अच्छे से पढ़ लेना कि ये कौन सी गंडक और कौन सी सिंध और कौन सी क्या कहते हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये सोन नदी यहाँ से निकल के यहाँ मिलती है। मैप को ठीक से देख लो ताकि चीज़ें ठीक से समझ में आ जाए। ये सेम, ये मैप यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सेम है, देख लो। गंगा नदी इधर से आ रही है, इलाहाबाद से, बेतवा, चेनाब, यमुना, वारा, पटना, फरक्का, कलकत्ता। सेम मैप है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो मैं बोलो ना यूट्यूब पे चैनल पड़ा रहेगा, मैपिंग भी है, सब कुछ है। जितनी बार चाहो उतनी बार देखना। जब तक नहीं समझ में आया तब तक लगे रहना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लगे रहना। ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो नहीं आई इंसान को। कोई ऐसी चीज़ पृथ्वी पर नहीं है जो नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं ना, सारी इंसान की बनाई हुई हैं। तो ये सोचिए, जो कमाल आप पृथ्वी पर देख रहे हो ना, ये सारे इंसान के दिमाग का कमाल है। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं समझ में आए। सिर्फ इतना फर्क होता है कि कोई चीज़ होती है जो एक बार में समझ में आ जाती है किसी के दिमाग में, किसी के दिमाग में 2 बार आ जाती है समझ में, किसी के दिमाग में 3 बार समझ में आ जाती है। बस इतना ही फर्क होता है, बाकी कोई फर्क नहीं होता है। सेम दिमाग दिया है भगवान ने, सेम फोकस है सबके पास, सब कुछ सेम है। तो ये नहीं समझना है कि दूसरे आपसे बहुत ज़्यादा आगे। कोई 30 मार खा नहीं है, सबके पास सारी सेम चीज़ें हैं। बस फ़र्क इतना है कि आप अपने माइंड को कहाँ यूज़ करते हो। फ़र्क उतना ही होता है कि आतंकवादी अपने माइंड को कहाँ यूज़ करता है और एक साइंटिस्ट अपने माइंड को कहाँ यूज़ करता है। बस इतना ही फ़र्क होता है, बाकी माइंड सबके पास सेम होता है। तो कोई रॉकेट साइंस कहीं नहीं है। जब तक नहीं समझ में आए, चाहे 1 बार 2 बार 3 बार, आप इस लेक्चर को देख लेना, मैपिंग को देखना, अच्छे से समझ लेना हर चीज़ को, है। और समझ में आ जाए उसके बाद में चिल करो, एग्जाम दे के आओ। गंगा की सहायक नदियों का संगम, देवप्रयाग, अलकनंदा, कन्नौज, रामगंगा। अच्छा, अलकनंदा, अच्छा, गंगा में कौन सी नदी कौन सी जगह पे मिलती है? तो अलकनंदा जो है वो देवप्रयाग में मिलती है, रामगंगा जो है वो कन्नौज में मिलती है, यमुना जो है वो इलाहाबाद में मिलती है, गोमती जो है वो गाजीपुर में मिलती है, घाघरा जो है वो छपरा में मिलती है, पटना, सोन जो है वो पटना में मिलती है, और गंडक जो है वो हाजीपुर में मिलती है, कोसी जो है वो भागलपुर में मिलती है, महानंदा जो है वो मालदा में मिलती है। मैंने अभी आपको मैपिंग में भी चीज़ समझाई थी। गंगा नदी उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश में 450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर मार्ग तय करती है। ये यहाँ बता रखा है कि कौन से स्टेट से होकर के गंगा नदी बहती है और कितना क्षेत्र वहाँ का कवर करती है। तो ये मध्य एवं लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर सकरे महाखंडों से होकर गुजरती है। झाला के समीप सियागंगा नदी भागीरथी से में मिलती है। भागीरथी नदी में भीलांगना, टिहरी उत्तराखंड में, और अलकनंदा देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। गंगा द्रोणी केवल भागीरथी और अलकनंदा दोनों जब एक होती हैं तब बनती है गंगा। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, और यह भारत का सबसे बड़ा अपोहा तंत्र है। मतलब सबसे बड़ा अपोहा तंत्र बोलो तो गंगा नदी का है, क्योंकि भारत के अंदर ये 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदान में प्रवेश करती है। मतलब हरिद्वार वो जगह है जहां से वो मैदानों में प्रवेश कर जाती है, उससे पहले वो पहाड़ों में प्रवाहित हो रही होती है। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, पहले वो दक्षिण की ओर बहती है, फिर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, और फिर पूर्व की ओर बहती है। अंत में यह दक्षिणामुखी होकर 2 जल वितरिकाओं, धाराओं और भागीरथी तथा हुगली में विभाजित हो जाती है। मतलब लास्ट में जाके दक्षिण मुखी हो जाती है, मतलब दक्षिण की साइड हो जाती है, और 2 धाराएं बन जाती हैं। कौन सी वितरिकाएं? भागीरथी और हुगली में विभाजित हो जाती है। देवप्रयाग में भागीरथी, अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर संतोपद हिमनद और संतोपद ताल है। देवप्रयाग में भागीरथी, अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर संतोपंथ हिमनद और संतोपद ताल है। नाउ ये अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी पिंडार है, जो इससे कर्णप्रयाग में मिलती है, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इससे रुद्रप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती, समझिए, ये अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है। मतलब अलकनंदा जो है वो विष्णु गंगा और
धौली से मिलके बनती है। फिर जो जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में मिलती है, जोशीमठ और विष्णुप्रयाग जो जगह जहां जाके आपस में मिल जाती है। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी पिंडार है जो इससे कर्णप्रयाग में मिलती है, जो जाके इससे कर्णप्रयाग में मिल जाती है। फिर जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इसमें रुद्रप्रयाग में मिलती है। झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहाँ पर करती है? फरक्का नामक स्थान। ये फरक्का बांध भी है वहां पे, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। गंगा के मुख्य धारा के पद्मा में ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिल जाती है। मतलब गंगा की जो मुख्य धारा होती है, जहां ये पद्मा कहलाती है, वहां पे आके ब्रह्मपुत्र इससे मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद में अंतिम चरण में जब होती हैं, जब वो गंगा समुद्र में विलीन होती हैं, उससे पहले ये किस नाम से जानी जाती हैं? मेघना के नाम से। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपको मैंने कल ही कराया है। अब जो डेली करंट अफेयर कराती हूँ ना मैं आपको, डेली का डेली, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसका आंसर मैंने दिया, आपको कल ही कराया है। चीजें इंटरलिंक होती हैं। यह डेल्टा हुगली और मेघना नदियों से निर्मित होता है। किससे होता है? हुगली और मेघना नदी। सुंदरबन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी नामक पादप से लिया गया है। हाँ, सुंदरी नामक पादप से लिया गया, जो विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। एक पादप का नाम है सुंदरी, जो वहां सबसे ज्यादा होता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के अंदर ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पादप है, जिसके नाम के ऊपर उस स्थान पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसके नाम पर सुंदरबन डेल्टा का नाम रखा गया। ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर में आया हुआ था और मैंने आपको कराया 5-7 दिन पहले। आप देखना, सुनना, उसमें होगा ये क्वेश्चन। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। कौन से? रॉयल बंगाल टाइगर। यह लगभग 6630 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यहाँ के जंगल में लवण की मात्रा लगभग 70% है। सुंदरबन को 1984 ईस्वी में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। सुंदरबन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है ये, विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों द्वारा हुआ है। इस डेल्टा का लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में एवं शेष भाग भारत में है। 2/3 भाग जो बांग्लादेश में, बाकी बचा हुआ भाग भारत के अंदर है। भूवैज्ञानिक ओल्डमम के अनुसार गंगा में जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से लेकर 6000 मीटर एवं गैलेनी के अनुसार 2000 मीटर है। मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है। मंदाकिनी जो नदी है वो चोराबाड़ी नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। यह नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होती है। यह बद्रीनाथ के दक्षिण में स्थित रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा में मिल जाती है। गंगा द्रोणी के अंतर्गत, कौन सी द्रोणी के अंदर? गंगा द्रोणी के अंतर्गत भारत में हिमालय से निकलने वाली 12मासी व अनित्यवादी नदियां एवं दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियां शामिल हैं। मतलब हिमालय से निकलने वाले अनित्यवाही नदियां भी हैं और प्रायद्वीपीय भारत की भी नदियां गंगा द्रोणी में हैं। मैंने आपको ये चीज पहले बताई है। प्रायद्वीपीय भारत की है ना, सोन, कैन, बेतवा और चंबल, वो है प्रायद्वीपीय। उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा, सोन गंगा के दाहिने किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदी है। गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा है। गंगा नदी सागर द्वीप, गंगा सागर के निकट तथा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मैंने आपको मैपिंग में बताई है सारी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी महानदी, ये आपको मैंने मैपिंग के अंदर बताई हुई है। जवाहरलाल नेहरू ने गंगा की विशेषता की व्याख्या करते हुए कहा था कि अपने स्रोत से सागर तक पुराने समय से नए समय तक गंगा भारतीय सभ्यता की कहानी है। वास्तव में गंगा भारतीय सभ्यता का पर्याय है। किन्होंने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था ये, कि वह गंगा भारतीय सभ्यता की कहानी है। मतलब गंगा भारत जब से भारत शुरू से था, जब से मतलब ये भूमि बनी थी भारत की, तब से लेके अब तक गंगा जो है वो भारत की सभ्यता की कहानी है। मतलब गंगा नदी ने सब कुछ देखा है। भारत में जितने परिवर्तन हुए हैं ना, वो सारे गंगा नदी ने देखे हैं। कि प्राचीन काल भी देखा है और मध्यकाल भी देखा, और अभी भी जो चल रहा है वो सब भी गंगा नदी देख रही है। ये इनके कहने का मतलब है। मगर उन्होंने ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने मुगलों को भी देखा है और उन्होंने क्या कहते हैं वो ऋग्वेद काल और यजुर्वेद काल सारे देखे हैं। हाँ, और मुगलों को भी देखा है, अंग्रेजों को भी देखा है और बाद में अब हमको भी देख रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं।
फतेहपुर, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर आदि गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगर हैं। फतेहपुर, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर। इसमें अधिकतर जो नाम हो वो क्या कहते हैं, उसके उत्तर प्रदेश के हैं। गंगा नदी तंत्र का दोआब, मैंने अभी आपको बताया था ना दोआब क्या होता है, दोआब की परिभाषा क्या होती है, वो मैंने आपको सिंधु नदी में समझाया था। अभी ये गंगा नदी के दोआब हैं। तो नवी क्षेत्र यमुना व गंगा के बीच को गंगा यमुना दोआब बोलते हैं। राम गंगा व गोमती को रोहेलाखंड का मैदान बोलते हैं। और गोमती व घाघरा को अवध का मैदान बोलते हैं। घाघरा व गंडक को पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। गंडक व बूढ़ी गंडक को सारंग का मैदान। बूढ़ी गंडक व कोसी को मिथिला का मैदान। कोसी व महानंदा को पश्चिम बंगाल का मैदान। आपको इसको एज इट इज याद करना होगा। एज इट इज इसलिए याद करना होगा क्योंकि मैं आपको मैपिंग में बता चुकी हूँ कि कौन सी नदी कहाँ बह रही है। तो इनके बीच के जो मैदान हैं उन नामों को आपको ऐसे याद करना होगा। ज़्यादा हार्ड है नहीं, सब सुने हुए वैसे ही नाम है। कोई एक दो नाम है जो नया होगा, बाकी तो सारे ही सुने हुए नाम है। गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना, मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि गंगा को साफ करने के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं भारत सरकार ने की हैं। पहले कौन सी की थी और अब कौन सी की हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो अब गंगा नदी पढ़ रहे हैं तो साथ में ये भी पढ़ ही लेते हैं ताकि आपको याद रहे। और ये परियोजनाएं यही नहीं, आपको इकोनॉमिक्स में भी मिलेंगी, सर्वे में भी मिलेंगी और यहाँ पे भी हैं। तो चीजें हो रही ना इंटरलिंक्ड। ऊपरी गंगा क्षेत्र गोमुख हरिद्वार 294 किलोमीटर। मध्य गंगा क्षेत्र हरिद्वार वाराणसी 1082 किलोमीटर। और निम्न गंगा क्षेत्र वाराणसी कोलकाता 1134 किलोमीटर। नमामि गंगे परियोजना का नाम है नमामि गंगे परियोजना। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 1 जुलाई 2014 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार की फ्लैगशिप योजना, कौन सी योजना है ये? फ्लैगशिप योजना, अरे यार फ्लैगशिप योजना नमामि गंगे को स्वीकृति दी गई। इस योजना के अंदर गंगा नदी को समग्र रूप से संरक्षित और स्वच्छ करने के कदम उठाए जाएंगे। गंगा नदी की साफ सफाई को कार्यान्वित करने में, गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनः जीवित करने के लिए नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया गया। यह 100% केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ केंद्रीय योजना है। यह 100% केंद्र सरकार के वित्त पर आधारित कार्यक्रम है। मूलतः नमामि गंगे का कार्यक्रम की अवधि जून 2014 से लेकर 31 मार्च 2021 तक निर्धारित की थी। केंद्र सरकार ने फरवरी 2023 में नमामि गंगे मिशन सेकंड को स्वीकृति प्रदान की। यह मिशन वर्ष 2026 तक प्रभावी रहेगा। 13 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने गंगा नदी पुनरुद्धार नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10वीं शीर्ष पुनर्स्थापित फ्लैगशिप पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी। किसने दी है यह मान्यता? संयुक्त राष्ट्र ने। 13 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने गंगा नदी पुनरुद्धार नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित करने वाले विश्व की 10 शीर्ष पुनर्स्थापना फ्लैगशिप पहलों में से 10 जो शीर्ष पुनर्स्थापना फ्लैगशिप योजना उनमें से गंगा को स्थान दिया है। अर्थगंगा परियोजना, ये है अर्थगंगा परियोजना। दिसंबर 2019 में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में सरकार ने गंगा नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही नमामि गंगे परियोजना को अर्थगंगा जैसे एक सतत विकास मॉडल में परिवर्तित करने पर विचार किया था। इस प्रक्रिया में किसानों को शून्य बजट खेती, फलदार वृक्ष लगाना और गंगा के किनारे पर पौधे नर्सरी का निर्माण करने जैसी टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अतः देशी जलमार्गों को विकास अर्थगंगा परियोजना के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। इस परियोजना के अंदर क्या है, जो हमारे किसान है ना, उन किसानों को ये बोला गया कि आप इसके जो गंगा नदी के किनारे किनारे वृक्ष लगाइए ताकि वो वृक्ष भी हरे भरे रहेंगे और सफाई भी रहेगी और अच्छा मौसम भी, क्लाइमेट भी अच्छा रहेगा। शून्य बजट खेती के हिसाब से गंगा के किनारे पर पौधे नर्सरी, फलदार वृक्ष लगाएं, निर्माण जैसी टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के प्रोत्साहन किया। स्मार्ट सिटी परियोजना, ऊपरी गंगा क्षेत्र गोमुख हरिद्वार 294 किलोमीटर, मध्य गंगा क्षेत्र हरिद्वार वाराणसी 1082 किलोमीटर, निम्न गंगा क्षेत्र वाराणसी कोलकाता 1134 किलोमीटर। मतलब इसको 3 भागों में बांटा है, 3 भागों में डिवाइड किया है सरकार ने। उस हिसाब से इसके ऊपर कार्य करेगी सरकार। तो पहला है ऋषिकेश, हरिद्वार, मथुरा।
और कानपुर लखनऊ ये शहर इसके उस पे किनारे पे बसे हैं। इलाहाबाद, पटना, बैरकपुर, साहिबाबाद और वाराणसी। और इनको 3 फेज में बांट के, पहले फेज में आपको लगाने हैं पेड़ पौधे 294 किलोमीटर में, और फिर 1082 में, और फिर 1134 में। इस हिसाब से ही तो गंगा की सफाई होगी और इसी हिसाब से उसका पुनरुस्थापना होगा। मतलब वापस उसको जो पेड़ पौधे लगाने हैं उसके किनारे, जो नर्सरी बनानी है, जो फलदार पेड़ लगाने वो लगाने, और इसी हिसाब से 3 भागों में बांट के उसकी सफाई होगी। एक साथ नहीं हो सकती क्योंकि काफी बड़ी है, मुश्किल है थोड़ा सा, तो उसको 3 फेज में बांट दिया था कि छोटे छोटे फेज में बांटने के बाद इजीली सारा काम हो जाए। किसी भी काम को हम पार्ट में बांट के करते तो आसान हो जाता है। जैसे हम 24 घंटे का दिन होता है, 24 घंटे को आप 3 हिस्से में बांट लीजिए, इजीली काम हो जाएगा आपका, और आपको टाइम भी मिल जाएगा कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने के लिए भी। इसलिए सरकार का ने ये गंगा की जो स्वच्छता अभियान चलाया उसको भी 3 भागों में बांटा। गंगा स्मार्ट सिटी, गंगा की सफाई सुनिश्चित करने के लिए गंगा व उसकी सहायक प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहरों को गंगा स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। मतलब गंगा के जो किनारे शहर बसे हैं उनको स्मार्ट सिटी में विकसित किया जाएगा, ताकि गंगा की भी सुरक्षा, गंगा की भी सफाई हो सके। पहले चरण में 10 शहर विकसित किए जाएंगे। इसके काम को हाइब्रिड एक्विटी आधारित मॉडल के द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत किया जाएगा। इस मिशन की शुरुआत 13 अगस्त 2016 को एक साथ सभी 10 शहरों में की गई। गंगा स्मार्ट सिटी का अर्थ इन शहरों का समग्र विकास करना है, जिससे इन शहरों द्वारा किसी भी तरह से गंगा प्रदूषित नहीं की जाए। देश की कई बड़ी कंपनियों के अलावा कई विदेशी कंपनियों ने भी हाइब्रिड इक्विटी मॉडल का काम करने की रुचि रखी है। मतलब जो फैक्ट्रियां होती हैं शहरों के अंदर, गंगा के किनारे जो शहर है ना, उनकी जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी होता है ना, वो सारा उस गंगा में बहा देते हैं। तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपना जो गंदा पानी है वो कहीं और बहाएं, या फिर जमीन को खोद के उसमें, या कैसे भी करके आप बहाएं, लेकिन इस गंगा के अंदर ना प्रवाहित करें वो चीज। इसमें इस वजह से हाइब्रिड क्यूटी मॉडल अपनाने के लिए सरकार ने उनको बोला है, कंपनियों को। हाँ, और ये उनपे इंप्लीमेंट कर दिया सरकार ने। हाइब्रिड इक्विटी मॉडल क्या है? ये जो हाइब्रिड इक्विटी मॉडल गंगा कार्य योजना की सफलता के बाद अब नमामि गंगे की सफलता के लिए हाइब्रिड इक्विटी को अपनाने का निर्णय लिया गया है। इस मॉडल में काम करने वाली एजेंसी 20 वर्ष के लिए धन दिया जाएगा। पहले चरण में 40% दी जाएगी राशि, बाद में काम के साथ साथ उसे बची हुई राशि दी जाएगी। जितनी भी राशि बचेगी उस पर बैंक दर से ब्याज भी दिया जाएगा। पहले इस काम के लिए केंद्र व राज्य सरकार 70 और 30 के अनुपात में व्यय किया जाना था, लेकिन अब इस पूरे कार्यक्रम को केंद्र सरकार वहन करेगी। कौन करेगी? केंद्र सरकार वहन करेगी। पहले 70 केंद्र का था और 30 राज्य का था, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई राज्य सरकार आप छोड़ दो, आपके बस का काम नहीं है, हम ही संभालेंगे इसे। हाँ, तो केंद्र सरकार पूरा खर्चा करेगी इस पे। यमुना नदी, ये गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना नदी, और यमुना नदी की भी सहायक नदियां हैं। वो मैंने अभी आपको मैपिंग के अंदर बताया था कि कौन कौन सी यमुना की सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी गंगा की सहायक नदियां हैं। यह गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद है, जो हिमालय के बंदरपुछ श्रेणी के पश्चिमी ढाल पर लगभग 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नीचे की ओर मैसूरी श्रेणी, ये तो सबको याद होगा, उत्तराखंड के पीछे इसमें टोंस नदी मिलती है। मैसूरी श्रेणी से यमुना नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जहां यह एक छोटे चौड़े वक्र के रूप में बहती है। हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाते हुए यह नदी दिल्ली, मथुरा एवं आगरा से होकर गुजरती है। प्रयाग में यमुना का गंगा से संगम होता है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन नदियां इसके दाहिने तट पर मिलती हैं, जबकि हिंडन, रिहंद, सेंगर, वरुणा आदि नदियां इसके बाएं तट पर मिलती हैं। यमुना की लंबाई 1366 किलोमीटर, 1366 किलोमीटर है, और इसका अपवाह क्षेत्रफल लगभग 3,59,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका अधिकांश जल सिंचाई के उद्देश्य से पश्चिम व पूर्वी यमुना नहरों व आगरा नहर में आता है। किसमें? पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों व आगरा नहरों में इसका जो अधिकतर जल है वो जाता है सिंचाई के उद्देश्य से। चंबल नदी, यह मध्य प्रदेश के मालवा पठार के महू के निकट जानापाव पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर तथा इसके उत्तरोन्मुख होकर यह एक महाखंड में बहती है।
हुई कोटा पहुंचती है राजस्थान में, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। कोटा से यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर बहती हुई इटावा उत्तर प्रदेश के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल का अध्यारोपित नदी है। यह अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृतियों के प्रसिद्ध से चंबलखंड कहा जाता है। उत्खात भूमि का मतलब क्या होता है? उबड़ खाबड़ जमीन, कहीं से ऊंची, कहीं से नीची, कहीं से तिरछी टेढ़ी, बाकी मतलब उबड़ खाबड़ कहने का सारांश ये। गंडक नदी, गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है, जो नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। यह नदी मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा के मैदान में प्रवेश करती है। यह पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जा मिलती है, जो पश्चिम की चंपारण जिले में स्थित त्रिवेणी नहर के जल ग्रहण करती है। मतलब ये एज इट इज ये कॉमन, मैं इसमें समझाऊं क्या? मैपिंग मैंने आपको दिखा दी, कौन सा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके इसका मुहाना है, किस में मिलती है जाके, और कहाँ कौन से क्षेत्र में बहती है। ये कोई सिंपल सी चीज़ है, ये है, इसके अंदर कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो वही थ्योरी, वही चीज़ मैंने आपको बताई, ये समझाने में वही थ्योरी में लिखा हुआ, कोई स्पेशल चीज़ है नहीं इसके अंदर। बस जो शब्द हैं उन शब्दों को ठीक से याद रखना कि इस नदी का नाम ये है और वो कितने किलोमीटर में बहती है। दो चीज़ें इसके अंदर हार्ड है, एक तो नदी का जहाँ से निकलती है उस चीज़ों को अच्छे से याद करनी है, उसके बाद में कितनी किलोमीटर में बहती है। नदियों में होता क्या है, नदियों में क्या है, कहाँ से वो निकली है, कितने किलोमीटर में बहती है, कौन कौन सा क्षेत्र है उसका, कौन सा बेसिन, मतलब कौन कौन से क्षेत्र को वो कवर करती है, कहने का मतलब है, और कहाँ जाके उसका मुहाना होता है, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। ये 4-5 चीज़ें होती है और ये नॉर्मल सी चीज़ें होती है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। फिर है घाघरा नदी। घाघरा नदी मापचांग चाचुंग हिमनद, यमुना नदी तंत्र, ये यमुना नदी तंत्र का दे रखा है मैप। टोस नदी, हथिनी कुंड बैराज, डाक पत्थर, पश्चिमी यमुनानगर, तेजवाला बैराज, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, जो इसके किनारे बसे हुए हैं ना जो शहर, वो दिल्ली, फरीदाबाद, वल्लभगढ़, पल्लव, मथुरा, आगरा, इधर से हिंडन नदी आके मिलती है। ओखला बैराज ये यहाँ पे है, यमुना नदी नहर ये यहाँ पे निकली हुई है। दिल्ली का क्षेत्र, ऊपरी क्षेत्र 224 किलोमीटर, हिमालय क्षेत्र मतलब हिमालय के क्षेत्र में 172 किलोमीटर बहती है, फिर ऊपरी क्षेत्र है 224 किलोमीटर, फिर दिल्ली का क्षेत्र 22 किलोमीटर, और खनिज संसाधन 490 किलोमीटर में होता है। ये आगरा शहर, बनास नदी यहाँ से आके बनास नदी मिलती, दिख रहा है ना आप लोगों को, बनास नदी मिलती है। चंबल नदी यहाँ से, चंबल में आके इधर से बनास मिलती है, और फिर काली सिंध मिलती है, और फिर यह इटावा शहर में आके यमुना में मिल जाती है। फिर हमीरपुर, बेतवा नदी यहाँ से, घसाना नदी यहाँ से आके मिलती है, हमीरपुर के अंदर आके चंबल में मिल जाती है। ये के नदी है जो यहाँ पे आके मिलती है और प्रयागराज में जाके गंगा में मिल जाती है। संयुक्त क्षेत्र, जो गंगा नदी का यमुना का जो संयुक्त क्षेत्र है वो 468 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। ये मैपिंग पीछे भी मैंने आपको कराई थी, कोई बात नहीं, एक मैपिंग 2-3 बार हो जा रही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे के अंदर एक ही मैपिंग 2-3 बार हो जा रही है। समझाइश भी एक ही क्लास के अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हो जा रही है, 2-3 बार कवर हो जा रही है। मैं चाहती भी यही हूँ कि मैं एक चीज को 2-3 बार बोल दूं आपको, ताकि वो दिमाग में क्लिक होती रहे। अगर आप बार सुनोगे ना उसको, तो बार बार एक ही शब्द और एक ही आंकड़ा जब बार बार बोला जाता है ना, तो बार बार माइंड में क्लिक करता है, फिर वो क्लिक करता है तो याद होता है। अब हम पढ़ते हैं घाघरा नदी। घाघरा नदी मापचांचुंग हिमनद से निकलती है। त्रिशूली, सेतीबरी, शारदा, त्रिशूली, सेतीबरी, शारदा, राप्ती और सरयू नामक सहायक नदियों से जल ग्रहण करने के उपरांत यह शीशा पानी में एक गहरे महाखंड का निर्माण करते हुए पर्वत से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। शारदा नदी काली व काली गंगा इसमें मैदान में मिलती है, और तथा छपरा में यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी कहाँ पे? छपरा एक जगह का नाम है, वहां पे। कोसी नदी, कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। इसका उद्गम स्रोत माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित गोसाई थान चोटी, गोसाई थान चोटी, इस नाम को याद कर लेना। कोसी पूर्ववर्ती नदी है, इसका पूर्ववर्ती यानी पूर्व से बहती है। उद्गम स्रोत माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित गोसाई थान चोटी है, समीप है। यहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है, इसकी एक धारा है अरुण है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम से सोन सनकोसी और पूर्व से तैमूर कोसी मिलती हैं। कोसी नदी की 7 धाराएं, जिनमें से अरुण प्रमुख है। सामूहिक रूप से इन्हें सप्तकोसी कहा जाता है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्र से भारी मात्रा में अवसाद लेकर मैदानी भाग में जमा करती है, इससे नदी मार्ग अवरोध हो जाता है। परिणाम स्वरूप नदी अपना
मार्ग बदल लेती है। भारत की अन्य सभी नदियों में से कोसी नदी ने सर्वाधिक बार अपने प्रवाह मार्ग को बदला है। भयंकर बाढ़ों के लिए कुख्यात इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये नदी भागलपुर के समीप गंगा में मिल जाती है। कौन सी जगह पे? भागलपुर। भागलपुर कहाँ है? बिहार के अंदर है, जहाँ पे ये गंगा में मिलती है। फिर है रामगंगा नदी। ये गंगा की शाखाएं हैं, यानी गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं ये, हैं। रामगंगा गोरसेन के निकट पहाड़ी, गोरसेन के निकट पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों में स्थित बुद्धा टोली श्रेणी से निकलने वाली छोटी नदी है। यह नदी शिवालिक को पार करने के बाद अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है तथा उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है। अंत में कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमतताल है। नदी के नाम से कनेक्टेड कर लेना। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में यह गंगा नदी के निकट एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में होता है। दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से पूर्वी किनारे से निकलती है। कौन से किनारे से निकलती है? पूर्वी किनारा। छोटा नागपुर का जो पठार है उसके पूर्वी किनारे से निकलती है, याद रखना, पूर्वी किनारा। तथा भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। भ्रंश घाटी से बराकर इसकी मुख्य सहायक नदी है। बंगाल का शौक कही जाने वाली इस नदी पर दामोदर घाटी निगम नामक एक बहुउद्देश्य परियोजना निर्माण किया गया है। ये हम बहुउद्देश्य परियोजनाओं में भी हम इसे पढ़ेंगे कि कौन सी परियोजना किस नदी के ऊपर बस ये स्थापित की गई है। बराकर, जमुनिया, बोकारो, कोन्नार और साली इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। प्रदूषित नदी गिरिडीह है और दुर्गापुरा के मध्य 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में यह जैविक मरुस्थल बनकर रह गई है। दामोदर नदी से एडन नहर वर्ष 1938 में निकाली गई थी जो 65 किलोमीटर लंबी था, 10,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचित करती है। निम्न वलन के कारण विभ्रंश घाटी के निर्माण का संबंध दामोदर घाटी से है। आया समझ? मतलब ये सिंपल सी चीजें बता रखी हैं। विभ्रंश घाटी के निर्माण में है। निम्न वलन डाउन रैपिंग के कारण विभ्रंश घाटी के निर्माण का संबंध दामोदर घाटी से है। शारदा व सरयू नदी। महानंदा, सोन नदी, शारदा व या सरयू नदी। सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय के मिलाम हिमनद में है, जहां इसे गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहां इसे काली व चायक कहा जाता है, बहराइच जिले में घाघरा नदी में, कौन से जिले में? बहराइच जिले में घाघरा नदी में मिल जाती है। फिर है महानंदा नदी। गंगा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी महानंदा है जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। यह पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। यह गंगा की अंतिम सहायक नदी है। सोन नदी। गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई, कौन से किनारे पर? उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की संख्या बनाती हुई। अमरकंटक से एक नहीं तीन नदियां निकलती हैं, पश्चिम से, मध्य से और पूर्व से। यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के समीप, आगरा नहीं आरा है, रामनगर, दानापुर में गंगा नदी में मिल जाती है। यह नदी मध्य प्रदेश में मिलकर उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में प्रवाहित होती है। रिहंद और उत्तरी कोयला इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी। अब नेक्स्ट तीसरा जो अपोहा तंत्र है वो है ब्रह्मपुत्र नदी का अपोहा तंत्र। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? रिकॉल कराती हूँ। है हिमालय का अपोहा तंत्र पढ़ रहे हैं जिसमें से हम 2 अपोहा तंत्र कंप्लीट कर चुके हैं। सिंधु नदी का अपोहा तंत्र कंप्लीट कर चुके हैं और इसका गंगा नदी का अपोहा तंत्र कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का अपोहा तंत्र। तो ये इधर देखिए, ये यहां से निकलती है। सांगपो का अर्थ है शोषक, शोधक है इसका अर्थ है। चेम्यांगयुंग हिमनद यहाँ से निकलती है। कौन से हिमनद से निकलती है? चेम्यांगयुंग हिमनद। ये सांगपो कहलाती है चीन में। फिर ये न्यांगयोंग, क्यों? ये यहाँ से, ये जो चीन की एक नदी है न्यांगयुंग, ये आके इसके सांगपो के अंदर मिलती है। सांगपो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी तक ये चीन के अंदर है। फिर ये यहाँ से निकल चीन के अंदर आके अपने हिंदुस्तान में एंट्री कर देगी, उसके बाद में बन जाएगी ब्रह्मपुत्र। है तो ये यहाँ से सियांग, यहाँ से एंट्री करती है अंदर। ये देखो इधर वाला
ये लो। इसकी सहायक नदी दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, मंजुली द्वीप इस पे बनता है जो सबसे बड़ा द्वीप है। और धनसिरी, रंगा नदी, सुबनसिरी, दिहांग, पासी घाटी है जहां से ये गुजरती है। जिया भरेली, तेजपुर, पुत्थीमारी, मानस, तिपक्कई, संकोच, धुबरी, जो वो उसका है धुबरी वो जगह है जहां से ये पश्चिम बंगाल में एंट्री करती है। पश्चिम बंगाल में नहीं, बंगाल देश में एंट्री करती है। बंगाल देश बोल रही हूँ, बांग्लादेश में चाहे एंट्री करती है वो स्थान धुबरी है। सियांग वो स्थान है जहां से ये अपने हिंदुस्तान में एंट्री करती है, चीन से हिंदुस्तान में करती है। लास्ट में पद्मा कहलाती है, पद्मा से फिर ये मेघना कहलाती है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर के झील के निकट स्थित चेमयांगडुंग हिमनद, चेमायुंगडुंग हिमनद, इस शब्द को याद कर लेना, से होता है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुध्रेय रूप में बहती हुई पूर्व दिशा में दक्षिण तिब्बत के शुष्क व समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शोधक होता है। सांगपो नदी की लंबाई सिंधु नदी की कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकांश मार्ग भारत से बाहर स्थित है। मतलब ज्यादातर इसका मार्ग जो वो भारत से अधिक ही भारत से बाहर है। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व की ओर 1100 किलोमीटर तथा मुख्य हिमालय श्रेणी के समानांतर बहती है। समानांतर यानी बराबर में बहती है मुख्य हिमालय के। इसके बाद यह दक्षिण की ओर तिरुवा मोड़ से बहते हुए मध्य हिमालय में नामचा बारवा पर्वत के निकट एक गहरा कंदरा व महाखंड का निर्माण करती है। नामचा बारवा के साथ जापान, नामचा बारवा यानी ये अपने मध्य हिमालय के अंदर नामचा बारवा यानी ये हिंदुस्तान में एंट्री कर चुकी है। यहाँ से यह एक प्रक्षुब्ध व तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे के पश्चिम से यह नदी भारत में प्रवेश करती है, जहां ये दिहांग कहलाती है। क्या कहलाती है? दिहांग कहलाती है। दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग व सियांग और लोहित मिलती हैं तथा इसके बाद यह नदी आसाम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? ब्रह्मपुत्र के नाम से। आगे यह पश्चिम की ओर 750 किलोमीटर असम घाटी में बहती है। इसके पश्चात बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यानी यह अपने हिंदुस्तान के अंदर 750 किलोमीटर ही बहती है। यही अब पहले दिया हुआ था कि ये भारत में कम किलोमीटर बहती है, भारत से बाहर ज्यादा। भारत से बाहर ज्यादा मतलब चीन में और बांग्लादेश में ज्यादा बहती है, भारत में कम बहती है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र के दाहिने किनारे पर मिलती है। तीस्ता नदी जो है ये दाहिने किनारे से मिलती है, जहां इनका संयुक्त अपवाह है जमुना कहलाता है। यानी तीस्ता नदी का और ब्रह्मपुत्र का जो संयुक्त अपवाह है वो क्या कहलाता है? जमुना कहलाता है। अंत में यह नदी पद्मा नदी गंगा के साथ, गंगा में मिलने के बाद में यह है, जब गंगा का और ब्रह्मपुत्र मिल जाती हैं तो ये पद्मा कहलाती है। मिलकर सुंदर डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। ब्रह्मपुत्र की उत्तरी सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, जिया भरेली तथा तीस्ता है, जबकि दक्षिणी सहायक नदियों में बूढ़ी, दिहांग, धनसिरी, दिहांग, कपिली नदियां सम्मिलित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ मार्ग परिवर्तन तथा तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती है। किसके लिए? बाढ़ मार्ग परिवर्तन, यानी बाढ़ आने से मार्ग में परिवर्तन हो जाती है, और तटीय अपर्दन के लिए यानी इसके तटों का ज्यादा अपर्दन करती है, इसके लिए जानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अधिकतर सहायक नदियां बड़ी और इनके जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण अवसाद बहकर इसमें आ जाते हैं। मतलब जो उनकी सहायक नदियां वो सारी बड़ी हैं और इनकी इनमें भारी वर्षा होने के कारण इनके जो अवसाद हैं वो सारे इकट्ठे होकर इसमें आ जाते हैं। इस नदी के मार्ग में बड़े बड़े द्वीप पाए जाते हैं। मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है मांजुली द्वीप, वो इसी नदी के किनारे पे पाया जाता है। इस नदी में जल का आयतन सर्वाधिक है तथा यह बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित नदी है। दिबांग और लोहित अरुणाचल प्रदेश, दिबांग और लोहित में, और तीस्ता सिक्किम और पश्चिम बंगाल में एवं मेघना बांग्लादेश में उत्तर पूर्व दिशा में बहने वाली भारतीय नदियां हैं। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत से ज्यालछू पर्वत से, लोहित नदी पूर्वी तिब्बत से ज्यालछू पर्वत श्रेणी से, ज्यालछू पर्वत श्रेणी नाम याद कर लेना इसको, ज्यालछू निकलती है। यह अरुणाचल प्रदेश को और असम में बहती है। सुवनसिरी एवं पूर्ववर्ती नदी है। सुवनसिरी जो पूर्व से निकलती है, जिसका उद्गम क्षेत्र तिब्बत है, उद्गम क्षेत्र। यह नदी असम, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत क्षेत्र में बहती है। ये मैंने जो अभी आपको ये थ्योरी में आपको बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ये मैंने मैपिंग में भी आपको समझाई है कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है। संकोश नदी उत्तरी भूटान से उद्गम होती है और असम और पश्चिम
बंगाल के बीच सीमा बनाती हुई असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। यानी बांग्लादेश की और असम की जो सीमा है उसमें जाके ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है और भूटान से ही निकलती है। कौन सी नदी? संकोश नदी। तिस्ता नदी, यह ब्रह्मपुत्र के दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदी है। तिस्ता नदी जो ब्रह्मपुत्र के दाहिने तट की प्रमुख, ये जो तिब्बत की निताम्र झील से निकलती है, तिब्बत के निताम्र झील से निकलती है तिस्ता नदी, है रंगपुर जिला में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। यह दार्जिलिंग की पहाड़ियों में एक तीव्र नदी प्रवाह के साथ एक विशाल गाज का निर्माण करती है। किसकी? दार्जिलिंग की जो पहाड़ियां हैं उनमें ये गाज का निर्माण करती है। इसमें रंगित, गंगपो, मिवोक, रांगजो, रेयांग जैसी हिमालयी सहायक नदियां एवं लिस, गिस, सालदंगा जैसी मैदानी सहायक नदियां भी हैं। इन नामों को अच्छे से याद करना है। इसमें रंगित, गंगपो, मिवोक, रोगजो, रेयांग जैसी हिमालयी नदियां और लिश, गिस, सालदंगा जैसी मैदानी नदियां आकर भी मिलती हैं। इसके तट पर जलपाईगुड़ी शहर स्थित है। किसके? ब्रह्मपुत्र नदी के। ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है तिस्ता, इसके जलपाईगुड़ी स्थित है। और ये जो नाम बताइए इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं तिस्ता नदी की, क्योंकि तिस्ता नदी खुद ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र की है। 1787 ईस्वी में आई आकस्मिक बाढ़ ने इस नदी में अपना मार्ग बदल लिया। इसके पहले ये गंगा नदी के साथ संगम करती थी, यानी उससे 1787 से पहले ये ट्रिब्यूटरी थी गंगा नदी की, लेकिन 1787 के बाद में बन गई ब्रह्मपुत्र की। रंगित नदी, सिक्किम में अवस्थित इस नदी में बड़ी संख्या में शिप्रिकाएं हैं। यह नदी क्या है? शिप्रिकाएं बड़ी संख्या में है। किसके हैं? रंगित नदी के। यह नदी पूरे विश्व में जल क्रीड़ा हेतु प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में जल क्रीड़ा, इसके कछार कैंपिंग हेतु उपयुक्त है। इसके कछार कैंपिंग हेतु, जल क्रीड़ा मतलब पानी के अंदर ज्यादा क्रीड़ा होती है इसके अंदर, मतलब पानी इसका ऐसा है कि लोग इसमें ज्यादा क्रीड़ा करते हैं। मानस नदी, तिब्बत से निकलने वाली यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो वृहद हिमालय तिब्बत से निकलती है और पूर्व की मतलब तिब्बत से निकलती है और इसके अंदर ब्रह्मपुत्र की पूर्वी नदी है। यह वृहद हिमालय में एक महाखंड का निर्माण करते हुए भारत में प्रवेश करती है। लघु हिमालय में इसके प्रवेश के पश्चात अनेक नदियां इसमें मिलती हैं तथा इसके बाद यह नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर ब्रह्मपुत्र से जा मिलती है। मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ये जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। सुबनसिरी नदी, यह ब्रह्मपुत्र की एक बड़ी सहायक नदी है। हिमालय क्षेत्र में इस नदी का मार्ग लंबा है, मतलब हिमालय क्षेत्र जो वहाँ इसका लंबा मार्ग है, जबकि मैदानी क्षेत्र में इसका मार्ग छोटा है। निकलने के बाद ऊपरी असम के मैदान में 160 किलोमीटर की दूरी तय करती है। करने के पश्चात यह लखीमपुर के समय ब्रह्मपुत्र में नदी में आके मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? आके लखीमपुर जो जगह है वहां पे आके ये ब्रह्मपुत्र के अंदर मिल जाती है। धनसिरी नदी, यह नदी नागालैंड में स्थित लेसांग पर्वत चोटी से निकलती है। कौन सी पर्वत चोटी? लेसांग पर्वत चोटी जो है वहां से निकलती है धनसिरी जो नदी है वो है। और यह नागालैंड के दीमापुर एवं असम के गोलाघाट जिले में 352 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। कितनी? दीमापुर और असम के अंदर 352 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में आके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। कौन सी? धनसिरी जो नदी है वो। कंफ्यूज नहीं होना है, हर नदी का नाम अच्छे से याद करना है और हर नदी का अंदर जो कंटेंट है उसको अच्छे से याद करना है। होता क्या है कि नामों में कंफ्यूज होते हैं, फिर वो कंटेंट भी थोड़ा उल्टा पुल्टा होता है, इधर का कंटेंट उधर, उधर का इधर, है तो वो नहीं करना है। कंसेप्ट क्लियर रखना है अच्छे से। कोई बात नहीं, आप एक बार पढ़ने से याद नहीं हो रहा, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जितना जब तक याद नहीं होता तब तक पढ़ते जाओ, छोड़ो मत। जब जब तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे तो आप लेकिन कितनी बार भी पढ़ो, लेकिन माइंड में जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, उसको अच्छे से वो कर लेना है, कैच कर लेना है कि आपका जब आप टेक्स्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अभी पेपर है 6 महीने बाद, तो टेक्स्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। वहाँ जब आप टेक्स्ट सीरीज देने जाओगे तो वहाँ पता लगेगा आपको कि हमने जो पढ़ा है उसको हमने दिमाग में कितना उतारा है। क्योंकि जब आप पेपर देते हो तो पता लगता है कि हाँ क्वेश्चन मैंने पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे आंसर आ गया और मैंने क्लिक कर दिया, उससे पता लगता है। बराक नदी, यह नदी नागालैंड में माउंट जापो से निकलकर मणिपुर में दक्षिण की ओर बहती हुई केची मोड़ का निर्माण करती है। इसी नदी बेसिन में मोसिनराम एवं चेरापूंजी स्थित है, जहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। बांग्लादेश में इसे सुरमा नदी के नाम से जाना था। बराक नदी ढाका के दक्षिण में पद्मा से मिलती है तथा इनकी संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। क्या कहलाती है? इनकी संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। कालादान नदी, यह नदी मिजोरम के दक्षिण भाग को अपवाहित करती है तथा यह दक्षिण की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किसको? मिजोरम के दक्षिण भाग में अपवाहित होती है, मिजोरम का जो भाग है दक्षिण वहां, और जहाँ यह दक्षिण की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर है सुरमा नदी, लास्ट ट्रिब्यूटरी जो है ब्रह्मपुत्र की वो है सुरमा नदी। सुरमा नदी यह मणिपुर के उत्तर में स्थित है। मणिपुर के कहाँ? उत्तर में स्थित है। पर्वत श्रेणी के दक्षिणी ढालों से निकलती है
हाँ दक्षिणी, इसका ऊपरी भाग बराक नदी कहलाता है, इसका जो ऊपरी भाग है वो बराक नदी कहलाता है, और दक्षिणी भाग जो है दक्षिण ढालों से निकलती है। पर जो मणिपुर की जो पर्वत है, पर्वत श्रृंखला, उसके दक्षिणी भागों से ये निकलती है। 1900 किलोमीटर की लंबाई की प्रवाहित होने के पश्चात यह गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा में मिल जाती है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो दोनों मिलने के बाद जो उसकी संयुक्त धारा होती है ना, उसमें जाके ये मिल जाती है 1900 किलोमीटर बहने के बाद। ये देखो, आपको मैं इसकी मैपिंग दिखा देती हूँ। ये देखिए, सेमांगयोंग डोंग, ये ग्लेशियर का नाम है। फिर ये यहाँ से निकलती है, सांगपो कहलाती है तिब्बत में और चीन में। फिर ये दिबांग यहाँ से आती, ये वाली दिबांग है, यहाँ से एंट्री करती है। सुबनसिरी यहाँ से एंट्री करती है, ये सुबनसिरी है। ये इधर से दिबांग है, ये इधर से लोहित है। ये देखो पूर्वी नदियां हैं, ये धनसिरी, हाँ ये कपिली है यहाँ से, और ये बराक है। ये जो नदियां हैं ये है पूर्वी नदियां, दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली और जमुना, बराक। ये वाली जो नदी है ये बराक नदी है। ये जो है ये पूर्वी शाखाएं हैं, 1 2 3 4 5 हैं। ये पूर्व की तरफ से, पश्चिम की तरफ से सुबनसिरी, कामोंग, मानस, साकोस, ये इधर से पद्मा, पद्मा मतलब वो गंगा, तिस्ता। तो ये इधर से कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। गंगा को लेके 6 है, गंगा को छोड़ के 5 है। और इधर से भी 1 2 3 4 5 ही है। इधर से भी 5 ट्रिब्यूटरी है, उधर से भी 5 ट्रिब्यूटरी है। कुल लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर है। इसकी सांगपो भारत में 916 किलोमीटर, और बांग्लादेश में 360 किलोमीटर। कुल जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर, यानी 2900 किलोमीटर है इसकी। क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की है। और चीन में 1625 किलोमीटर। चीन की है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक 1625। और भारत में 900, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 916, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बांग्लादेश है उसमें 360 है। ओके, तो आज का टॉपिक हम यही, टॉपिक तो खत्म हुआ नहीं है, अभी आधा ही हुआ है टॉपिक है, लेकिन अभी क्लास का टाइम हो गया है। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। कल फिर हम दोबारा मिलेंगे प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनके साथ। मतलब कल मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ाने से पहले मैं आपको जो आज मैंने पढ़ाया है उसका वापस मोटा मोटा रिवीजन कराऊंगी, ताकि आपको जो आज पढ़ा है वो कल फिर वापस रिकॉल हो जाए, और फिर हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अगर आपको मैं फिर बोल रही हूँ हाँ कि अगर आपको नहीं कुछ समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। और आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।